So, very good morning once again. Welcome back. And this is the last session, officially the last session, the last mentorship session, and the last send off class for CA Intermediate May 2023 एकाग्रता बैच. थोड़ा इमोशनल हो सकते हैं, लेकिन वो लास्ट में होंगे. अभी हम कर लेते हैं थोड़ी काम की बात. काम की बात करते हैं, शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन. सेशन का एजेंडा बहुत सिंपल है. अब जब ये बैच खत्म हो चुका है, अब जब इंटरमीडिएट ग्रुप 1 खत्म हो रहा है, तो अब यहाँ पे आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी बनानी है आगे के लिए कि मई 2023 तक हम लोग किस तरीके से कैसे प्रिपेयर करेंगे. हम लोग एक काम करते हैं, ठीक है. बहुत सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, लिखना है लिखिए, नहीं लिखना है नो प्रॉब्लम, बट सुन जरूर लीजिएगा अच्छे से सारी चीजों को. जर्नी को टॉप टू एंड अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले कुछ लोगों की जर्नी जो है वो बहुत जल्दी शुरू हो गई थी. ये बहुत जल्दी का मतलब कोई बता सकता है इस बहुत जल्दी का? हाँ, बिल्कुल सही कहा मुस्कान. वार्म अप बैच, बिल्कुल सही कहा देवडी. सो ये जर्नी स्टार्ट हो गई थी 14th of July 2022 से, है ना. नहीं भी लिखा तो चलेगा, यू कैन डाउनलोड पीडीएफ विद नोटेशंस आफ्टर द सेशन गेट्स ओवर. और हम सब लोग लड़ रहे हैं एक कॉमन टारगेट के लिए, और वो कॉमन टारगेट है सेकेंड मई 2023. आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, अगर सब कुछ सही रहा एंड ये कोविड जैसी कोई चीज नहीं रही, ठीक है, पॉलिटिकली इकोनॉमिकली सब कुछ स्टेबल रहा जैसा कि अभी लग रहा है रहेगा, तो आपकी एग्जाम 2 मई से स्टार्ट होगी. हर बार का फिक्स रूल है 1st of May सीए फाइनल एग्जाम, 2nd of May इंटरमीडिएट एग्जाम. तो आपको जरूरत नहीं है किसी टाइम टेबल की. मैं आपको अभी बता रहा हूँ, टाइम टेबल फिक्स्ड है. हर पेपर अल्टरनेटिव डे होता है. बीच में किसी तो एक पेपर में 2 दिन की छुट्टी मिलती है. एक बार लॉ में मिली थी, इस बार टैक्सेशन में मिली है. अलग अलग पेपर में अलग अलग जगह होती है. और आइडियली मुझे लगता है कि अगर टैक्स में मिल जाए तो सबसे बेहतर है, क्योंकि काफी बड़ा सब्जेक्ट है और 2 दिन की छुट्टी मिल जाए तो यू गेट अ साई ऑफ रिलीफ. बट रियली स्पीकिंग, आप लोगों को प्लानिंग इस तरीके से करनी है कि हाउ आर यू गोइंग टू यूटिलाइज योर टाइम आफ्टर वन पेपर गेट्स ओवर एंड बिफोर अनदर पेपर. तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो सपोज अगर मैं प्रीवियस पेपर की बात करता हूँ, सी दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर अकाउंट्स बिकॉज अकाउंट्स पहला पेपर होता है. लेकिन अगर बाकी के पेपर्स की मैं बात करूं, सपोज पेपर नंबर 2 जो है लॉ का पेपर आप लोगों का होगा 4th of May 2023 को, ठीक है. लॉ का पेपर आपका होगा 2 बजे से लेकर 5 बजे तक. अब 5 बजे ये पेपर खत्म होने के बाद आप घर पे आओगे और 7 बजे से आपके पास समझ लो आइडियली टाइम चालू हो जाएगा. 7 साढ़े 7 से समय अवेलेबल रहेगा. 7 बजे ऑन 4th of May टिल आपका लॉ का पेपर होगा 6 तारीख को. 6 तारीख को मोटा मोटी समझ लो आपके पास 11 बजे तक का समय है. हाँ, कॉस्टिंग के पेपर के लिए. तो अब आप यहाँ पे घंटे गिन लो कितने घंटे बचे. तो 4 तारीख को शाम को 7 बजे, अगर 4 तारीख का दिन में एंड करूं तो 4 तारीख के दिन को एंड होने में बचते हैं 5 घंटे. उसके बाद 5 तारीख का जो दिन है उसके पूरे 24 घंटे आपके पास हैं. और 6 तारीख का जो दिन है, इस दिन के आपके पास है 11 घंटे. तो अगर आप इसकी टोटल लोगे ना तो आपके पास तकरीबन 40 घंटे बचेंगे. ये जो 40 घंटे हैं ये हमने मैक्सिमम निकाले है ना. 40 घंटा कोई पढ़ नहीं सकता क्योंकि इसमें सोने का टाइम है. और एक्चुअली इसमें देखोगे तो 2 नाइट जा रही है. 4th की नाइट भी आएगी और 5th की भी नाइट आएगी, 2 नाइट्स आएगी. तो मोटा मोटी अगर मैं इसमें से माइनस भी कर दूं सोने का, मतलब 6 और 6 12 14 घंटे माइनस कर देता हूँ स्लीप का, और माइनस कर देता हूं मैं तकरीबन 6 घंटे बाकी चीजों का, खाना नहाना ये सब चीजें, तो 20 घंटे माइनस हो जाते हैं. तो मोटा मोटी आपके पास 20 घंटे बचेंगे. आपको हर एक दिन जब भी आप पढ़ाई करोगे
देखो आज की जो सुबह हुई है वापस ऐसी सुबह होगी नहीं, मैं अभी बता रहा हूँ। मंडे को सुबह 8 बजे हम लोग मिल रहे हैं, सेम सेशन होगा कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए। आज का मेरा पूरा डिस्कशन होगा ग्रुप 1 अकाउंटिंग पे, पर अकाउंटिंग में सबसे ज्यादा बच्चे हैं इसलिए पहले मैंने 10-15 मिनट रखा है फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, है ना। चाहे आप सिर्फ जीवन दे रहे हो, चाहे आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो, तो पहले 10-15 मिनट में उस पर बात करूंगा, फिर सिर्फ मेरे सब्जेक्ट के ऊपर मैं बात करूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच चित्रांश, थैंक यू सो मच। तो हर एक दिन जब आप पढ़ाई करोगे ना, आज से लेके हर एक दिन, मैं फिर से कह रहा हूं, यहाँ पे 3 टाइप के बच्चे हो सकते हैं क्लास में। पहला वो बच्चा जो डिटरमाइंड है, जिसने डिसाइड कर लिया है कि उसको सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप देना है, ओनली एंड ओनली ग्रुप 1। मैं फिर से कह रहा हूं, तुम्हारा कोई भी डिसीजन हो, पढ़ाई का, गर्लफ्रेंड वेलफ्रेंड का नहीं, तुम्हारा कोई भी डिसीजन हो, अंशुल अग्रवाल तुम्हारे साथ खड़ा है। एंड मैं दिल से बता रहा हूँ, नो बटरिंग, आई सल्यूट योर डिसीजन, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन। अगर किसी ने आज सिर्फ डिसीजन लिया है कि ये मेरी जेन्युइनली आखिरी क्लास है, इसके बाद मैं कोई क्लास अटेंड नहीं करूंगा, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन। तो अगर आपका डिसीजन है सिर्फ ग्रुप 1 करने का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी कैटेगरी के बच्चे यहाँ पे वो हो सकता है जिनका डिसीजन है बोथ ग्रुप्स करने का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी कैटेगरी के बच्चे वो बच्चे हो सकते हैं जिनका डिसीजन है ग्रुप 1 करने का और उसके अलावा एक या दो सब्जेक्ट्स, चाहे एक हो या दो सब्जेक्ट हो, वो करने का। और चौथे टाइप के बच्चे भी यहाँ हो सकते हैं जो अनडिसाइडेड है। आज मैं इन चारों टाइप के बच्चों को एड्रेस करूंगा आज के इस सेशन के अंदर, ठीक है, अच्छे से समझिएगा। सो आप किसी भी कैटेगरी के बच्चे क्यों ना हो, आपको ये देखना है कि ये जो 20 घंटे है ना, ये आप कैसे कैसे मैनेज करोगे। एवरी सिंगल डे, every single hour, every single chapter, every single subject that you study from now onwards till your exam, you have to study keeping these 20 hours in your mind, that how will I be able to revise my entire syllabus in those 20 hours. Just to mention over here, सीए फाइनल के अंदर अभी एक पेपर है, पेपर नंबर 6, जिसका नाम है इलेक्टिव पेपर, जो ओपन बुक एग्जामिनेशन होती है, ठीक है। ओपन बुक एग्जामिनेशन का कंसेप्ट इंडिया में काफी नया है, बट वर्ल्ड में नया नहीं है। दुनिया में काफी इंस्टीट्यूट्स, काफी काफी कोर्सेज के अंदर ओपन बुक एग्जाम होती है, ठीक है। ओपन बुक एग्जाम का फायदा पता है, वही बच्चा उठा सकता है जो उस एग्जाम की तैयारी अच्छे से करता है। जैसे कि क्या, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। As a child, I always used to wonder whenever I used to go with my parents to a medical shop and we used to give the prescription to that medicines wala. I was really wondering, man, how was he able to find out medicine so quickly? Because on an average, अगर आप देखोगे तो एक medicines वाले की जो दुकान होती है, उस दुकान के अंदर कम से कम मैं कहूँ 5 से 10 हजार टाइप की मेडिसिन होती होगी। डू यू एग्री विद मी? 5-10 हजार तो कंफर्म होती होगी, है ना। अब अगर एक मेडिसिन वाले की दुकान में 5-10 हजार टाइप की मेडिसिन होती है, तो उसमें से हमें वो मेडिसिन कैसे ढूंढ के देता है? इसके कई तरीके होते हैं, कई रीजंस होते हैं। पहला तरीका होता है, उसका कुछ प्लानिंग होता है, कुछ मैनेजमेंट होता है। जैसे कि आपने देखा होगा काफी बार वो अल्फाबेटिकली डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं ना, ABCD, है ना, तो अल्फाबेटिकली वाइज डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओम सही, आप सही कह रहे हैं, कुछ लोग फॉर्मूला वाइज करते हैं, है ना। तो वो कुछ तो मैनेजमेंट बनाते हैं। फिर मैंने कुछ लोगों का देखा है कि वो पूरा डेटा सिस्टम के अंदर होता है, कंप्यूटर में होता है, और वो अपने जो बॉक्सेस कंटेनर्स होते हैं, जिसको हम कॉस्टिंग की लैंग्वेज में बिन्स कहते हैं, वो बिन्स के अंदर वो क्या करते हैं, उसको नंबर असाइन करके रखते हैं, 1 2 3 4। अब वो जो भी मेडिसिन है, जब भी कोई मेडिसिन खरीदते हैं तो उसकी सिस्टम में एंट्री करते हैं, और सिस्टम में एंट्री करने के बाद वहां लिखता है कि ये वाली मेडिसिन इस बिन के अंदर है। तो काफी मेडिसिन वाले देखिएगा वो क्या करते हैं, जब भी आप प्रिस्क्रिप्शन देते हैं पहले बिल बनाएंगे, और बिल देखकर उनको समझ में आ जाएगा, अच्छा फलाना मेडिसिन है बिल नंबर 27 में है, ये वाली मेडिसिन है बिल नंबर 52 के अंदर है। तो वहां से वो जाके काम करते हैं। मतलब कुल मिला के बात ये है कि दे हैव कंट्रोल, दे हैव significant control on their business, on their stock, on their inventory, and therefore they are able to discharge their responsibility properly. मेरे एक एक एग्जाम्पल को ध्यान से सुनना। आवाज मेरी सही नहीं है, बट फिर भी फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है, इसलिए मैं ये सेशन ले रहा हूँ। आपको नहीं लगता है आपको नहीं लगता है कि हमें भी यही कंट्रोल की जरूरत है?
जो बच्चा ओपन बुक एग्जाम देता है, अगर वो बच्चा चाहता है कि उसकी एग्जाम अच्छी जाए और वो 3 घंटे में उस बुक का पूरा फायदा उठाए, तो आपको नहीं लगता है उस बच्चे को उस बुक के ऊपर पूरा कंट्रोल होना चाहिए? बुक मतलब आप ओपन बुक के अंदर खुद की भी नोट्स लेकर जा सकते हैं, तो आपके नोट्स पे आपका पूरा कंट्रोल होना चाहिए। डोंट यू थिंक सो? द आंसर इज यस, एंड दैट इज exactly where this session comes into the picture. आज से ये चारों कैटेगरी में से जो भी बच्चे हैं, आप, मुझे नहीं पता, चारों कैटेगरी में से जो भी बच्चे, मतलब यहाँ पे वो बच्चे होंगे जो कम से कम 4 सब्जेक्ट्स तो पढ़ेंगे सिर्फ ग्रुप 1 के, है ना। उसके बाद हमारे पास वो भी बच्चे हो सकते हैं जो 5 सब्जेक्ट पढ़े, मतलब वो ऑप्शन नंबर 3 में जाए कि ग्रुप 1 प्लस 1 सब्जेक्ट। हो सकते हैं यहाँ पे वो बच्चे हो जो 6 सब्जेक्ट पढ़े, ऑप्शन नंबर 3 में ही अगेन ग्रुप 1 प्लस 2 सब्जेक्ट। 7 वाले की मैं एक्सपेक्टेशन कर नहीं रहा हूँ भाई, ऐसा थोड़ी है कि भैया थोड़ा धनिया मिर्ची ऊपर से डाल देना, ऐसा तो होगा नहीं। 6 के बाद मुझे लगता है यहाँ पे बच्चा होगा 8 सब्जेक्ट वाला, ऑप्शन नंबर 2 जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं, ठीक है। मतलब चौथा वाला भी जो बच्चा है ना, वो अभी खुद को यहाँ खोजने की कोशिश कर रहा है कि मैं 4 में हूँ, 5 में हूँ, 6 में हूँ या 8 में हूँ, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे समझने की कोशिश कर लेना, बहुत सिंपल और स्ट्रेट है। आप लोगों को देखना है कि मैं जितने भी सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ ना, मेरे सब्जेक्ट्स मेरे कंट्रोल में होने चाहिए, मेरी किताबें मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए, मेरे कॉन्सेप्ट्स मेरे कंट्रोल में होने चाहिए। मतलब मैं आपको सिंपल चीज बताता हूं कि अगर मैं 4 सब्जेक्ट भी पढ़ रहा हूं ना, मां कसम मैं 4 सब्जेक्ट ऐसे पढ़ूंगा, इस तरीके से पढ़ूंगा कि 400 मार्क्स में से कम मैं 300 मार्क लेकर आऊंगा। ये स्टेटमेंट फर्स्ट नंबर वाले बच्चों के लिए है, जो बच्चे सिर्फ ग्रुप 1 देने का प्लान कर रहे हैं। अगर दोस्तों, मेरे दोस्त, अगर आप सिर्फ ग्रुप 1 देने का प्लान कर रहे हो और फिर 400 में से 200 लाकर अगर आप पास होते हो, तो भैया फिर थू है, समझ लेना, थू है फिर थू। अगर आप डिसाइड करते हो आज, क्यों सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, अभी बताता हूं मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। मेरे दोस्त 14 जुलाई से हमने प्लस पे वार्म अप बैच चालू की थी, और आप लोगों की इंटर की एग्जाम है 2 मई को, ठीक है। आप लोगों का रिजल्ट आया था, रिजल्ट कितनी तारीख को आया था, याद है किसी को? ये घटना कब हुई थी? हाँ, 10 अगस्त की सर वो घटना है। ठीक है, और रिजल्ट आने के बाद मैंने आप लोगों की अनअकैडमी प्लस पे बैच चालू की थी, रेगुलर बैच चालू की थी, वो चालू की थी 25 अगस्त को। आज की डेट क्या है बेटा जी? आज हम कितनी तारीख पे बैठे हैं? हम लोग यहाँ पे है 10 दिसंबर को। पच्चीस अगस्त से 10 दिसंबर के नंबर ऑफ डेज गिनते हैं। अगस्त के 6 दिन, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और 10 दिन दिसंबर के, मतलब 25 अगस्त से लेकर अभी तक हम 107 दिन यहाँ पे स्पेंड कर चुके हैं। कितने डेज स्पेंड कर दिए बेटा जी? 107 डेज। लेकिन आपको पता है अभी आगे का सफर और कितने दिनों का है? 21 डेज दिसंबर के, जनवरी के 31, फरवरी के 28, मार्च के 31, अप्रैल के 30, मई के 2 दिन पकड़ लो, पकड़ ही रहे हो तो 143 दिन, 143 डेज का सफर अभी भी बाकी है। मैं जो चीज कह रहा हूँ, चाह रहा हूँ, अच्छे से सुनना, कोशिश करूंगा ये वाला सेशन डाउनलोड करके यूट्यूब पे भी डाल दूं, यूट्यूब के बच्चों के लिए। अभी भी 143 दिन का सफर बाकी है। ये पहला स्टेटमेंट उन बच्चों के लिए है जो ऑप्शन नंबर 1 में है, ऑप्शन नंबर 3 में है, और कहीं ना कहीं मतलब ऑप्शन 4 वालों के लिए तो सारी चीजें हैं जो अनडिसाइडेड है, ठीक है। मतलब जितना समय तुमने ग्रुप 1 पे स्पेंड किया है उससे ज्यादा समय तुम्हारे पास अभी है, उससे ज्यादा मतलब लगभग 1 महीना ज्यादा तुम्हारे पास है। अगर आप लोग यहाँ पे आज डिसाइड करते हैं कि मुझे मई 23 में सिर्फ ग्रुप 1 देना है, मेरे हिसाब से, सी आई एम नॉट बिकमिंग जजमेंटल, बट मेरे हिसाब से यू आर मेकिंग अ रॉन्ग चॉइस, मेरे हिसाब से। रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि अगर आज भी कोई बच्चा 0 से शुरुआत करता है ग्रुप 1 के क्लासेस की, एब्सोल्युटली 0 से, तो भी मेरे दोस्त उसके पास जितने दिन नहीं हुए उससे ज्यादा दिन बचे हैं। ये जो 107 दिन मैंने गिने हैं, कॉस्टिंग की भाषा में कहूं तो ये 107 कैलेंडर डेज है,
क्लास डेज नहीं है, क्लास डेज उससे कम हुए हैं। अभी मेरी ग्रुप 1 अकाउंटिंग की बैच खत्म हुई है, कल हमने नंबर ऑफ आवर्स कैलकुलेट किए, कितने घंटे हुए थे बेटा जी? 69 लेक्चर्स हुए टीचिंग के हमारे। ग्रुप 1 अकाउंटिंग का बता रहा हूँ। ग्रुप 1 अकाउंटिंग की जो मेरी प्लस की बैच अभी कल खत्म हुई है, जिसका आज आप ये आखिरी क्लास देख रहे हैं, 69 लेक्चर्स हुए हैं 2 घंटे के, मतलब 138 आवर्स। उसके अलावा वार्म अप बैच, जिसके अंदर मैंने आपको हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम सिखाया था और इंश्योरेंस क्लेम सिखाया था, उसके आप तकरीबन ऐड कर लीजिए 25 घंटे, तो 138 प्लस 25 घंटे में ऐड कर दूं तो 163 घंटे 163 आवर्स के अंदर हमने पूरा ग्रुप 1 अकाउंटिंग खत्म कर दिया है। तो मैं ये जो कैलकुलेशंस भी यहाँ पे आपको सिखा रहा हूं, ये कैलकुलेशंस कैलेंडर डेज के दोस्त, कि 107 दिन कैलेंडर डेज और अभी 143 कैलेंडर डेज है। तो अगेन मैं कह रहा हूं, आई एम नॉट बीइंग जजमेंटल, बट फैक्ट्स में आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट कुछ और रहा हो, है ना, टोटली डिपेंड करता है। तो मेरे हिसाब से जो सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में जा रहे हैं, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन, बट स्टिल आई विल एडवाइस यू टू एटलीस्ट थिंक ऑन इट, कि आप एक और कोई सेशन, एक और कोई टॉपिक, एक और कोई सब्जेक्ट अपनी किटी में ऐड करें, यू मूव टू ऑप्शन नंबर 3। 1 वालों के पास कभी भी ऑप्शन है कि वो नंबर 3 की तरफ चले जाएं, आप ग्रुप 1 के साथ कोई एक या 2 सब्जेक्ट ग्रुप 2 का ऐड कर लें। सर प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है क्या? देखो, इसको कहते हैं जुगाड़। इंस्टीट्यूट का जो एग्जाम फॉर्म आएगा आप लोगों का, वो आएगा इन द मंथ ऑफ जनवरी और फरवरी। 2022 में आईसीआई ने मई 22 अटेम्प्ट का एग्जाम फॉर्म काफी जल्दी लॉन्च कर दिया था। अगेन कंसिडरिंग सेम थिंग, हो सकता है वो आ जाए। एग्जाम फॉर्म में 2 ऑप्शंस होते हैं, आइदर यू वांट टू गिव 1 ग्रुप और यू वांट टू गिव बोथ द ग्रुप्स। इफ यू वांट टू गिव 1 ग्रुप, आपकी फीस होती है 1500 रुपए। अगर आप दोनों ग्रुप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी फीस होती है 2700 रुपए। नाउ जो बच्चे ऑप्शन नंबर 3 को टारगेट कर रहे हैं कि मुझे ग्रुप 1 निकालना है और ग्रुप 2 के 1 या 2 सब्जेक्ट की तैयारी करना है, तो अब इसका फायदा क्या है? फायदा तभी होगा जब आप ग्रुप 2 के उन सब्जेक्ट के अंदर एग्जम्पशन लेके आओगे। देखो, एग्जम्पशन का रूल मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर किसी स्टूडेंट को 60 के ऊपर मिलते हैं तो उसको एग्जम्पशन मिलता है, और कंडीशन नंबर 2 है, अ स्टूडेंट मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल द पेपर्स ऑफ दैट ग्रुप। तो अगर आप ग्रुप 2 के सपोज एडवांस्ड अकाउंटिंग में एग्जाम्शन को टारगेट कर रहे हैं, तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपको बाकी सारे पेपर्स में जाना है, बैठना है, कुछ तो भी लिख के आना है। बट सर एक बात बताइए, अगर मुझे उसमें 0 मिल गया तो क्या होगा? 0 मिल ही नहीं सकता है ना। क्यों सर? मैंने आपको जैसे कहा कि पिछले पेपर में और अगले पेपर में आपको 40 कैलेंडर आवर्स मिलेंगे और 20 घंटे का प्रोडक्टिव टाइम मिलेगा। मैं ये कहना चाहता हूं, तुमने नहीं पढ़ाई की ऑडिट की, ईआईएसएम की, एफएम की, मत करो, पर जो मैराथन होंगे वो तो अटेंड कर लो। जो थोड़ा बहुत सुन सकते हो वो तो सुन लो, जो थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, जो थोड़ा बहुत भी कर सकते हो, एटलीस्ट जाकर देखो। तुमको पता है कि तुमको पेपर में जाना ही है। अगर तुमको एडवांस्ड अकाउंटिंग में एग्जाम्शन चाहिए तो तुमको पेपर में जाना ही पड़ेगा, और पेपर में जाना है तो तुमको 3 घंटा बैठना ही पड़ेगा। अब जा रहे हो, बैठ रहे हो, तो वहां खाली बैठने से अच्छा है क्यों ना मैं ये 20 घंटे में कुछ तो पढ़ाई कर लूं। देखो, आई नो आई एम बिकमिंग वेरी ओवर एक्सपेक्टिंग, आई एम ओवर एक्सपेक्टिंग, बट बात ये सही है, किसको पता अगर ये 20 घंटे के अंदर आपका ईमान जाग जाए, आप थोड़ी बहुत ऐसी पढ़ाई कर लो कि 20 घंटे में पढ़ के शायद बाय चांस 40 मार्क लिया, बाय चांस। किसका बुरा है? और मैं कहता हूं कुछ भी मार्क्स लेके आ जाओ, आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा कि मैंने बिना पढ़ाई किए इतने मार्क्स अचीव किए, है ना। तो आपको ये देखना है कि आप, और अगर अगर सपोज फिर भी कोई कहता है नहीं सर, आई एम वेरी मच डिटरमिन्ड, मुझे सिर्फ ग्रुप 1 देना है, ठीक है, दे भाई, एक काम कर, फिर 300 मार्क लाके दिखा। 400 में से 300 मार्क आना चाहिए, इस तरीके से प्लानिंग कर। और 400 में से 300 मार्क अगर तेरे को लाना है, मैं तेरे को अभी बता रहा हूं, मरे दम तक मेहनत करनी होगी। मतलब मेहनत कर करके तू रोने लगे ना, उतनी मेहनत करनी होगी। मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाता हूँ। मैक्सिमम लोग जो मॉर्निंग वॉक करते हैं ना, वो खुद को बेवकूफ बनाते हैं। क्यों सर? आप किसी भी पार्क में देखना, गार्डन में देखना, नीचे सोसाइटी में देखना, अरे मैं कह रहा हूँ आप दुनिया को छोड़ो, मैं अपने मम्मी पापाओं की बात करना, सुबह सुबह निकल जाएंगे टहलने के लिए, कहेंगे कहाँ जा रहे हैं? मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं। क्यों मॉर्निंग वॉक पे क्यों जा रहे हो? सेहत के लिए अच्छा होता है। आपको पता है वो जो मॉर्निंग वॉक करते हैं ना, वो मॉर्निंग वॉक सेहत के लिए होती नहीं है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, ये जो मॉर्निंग वॉक्स ये लोग करते हैं वो सेहत के लिए होती नहीं है।
ये बिल्कुल ऐसे आराम से चलते हैं नाना नानी पार्क के अंदर बातें करते हुए, दैट इज दे आर स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर। अंडरस्टैंड? जो एक्चुअल सेहत वाली मॉर्निंग वॉक होती है उसको कहा जाता है ब्रिस्क वॉक। ब्रिस्क वॉक का मतलब होता है वॉकिंग लिटिल फास्ट, मतलब वॉकिंग बट नॉट रनिंग। जहां पे आप जब चलते हैं आपके हाथ इस लेवल पे उठते हैं कि आपके शोल्डर लेवल तक आपके हाथ आगे आने चाहिए, जैसे कि मिलिट्री के लोग करते हैं, उसको कहते हैं ब्रिस्क वॉक। जब आप ब्रिस्क वॉक करते हो तब आपका हार्ट रेट बढ़ता है, और जब आप हार्ट रेट बढ़ते हो, आपका हार्ट रेट बढ़ता है, तब आपका फैट बर्निंग प्रोसेस चालू होता है। जब तक हार्ट रेट नहीं बढ़ता है वो वॉक जो है, इट इज जस्ट अ लेजर वॉक, प्लेजर वॉक, बट इट इज नॉट अ हेल्दी वॉक एट ऑल। मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, आपको पता नहीं होगा, पहली बार मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ, पढ़ाई करने से भी पसीना निकल सकता है। एंड मार्क माई वर्ड्स, ये मैंने महसूस किया है, मेरे साथ हुआ है। पसीना कब निकलता है? जब हम बहुत गर्म होते हैं, है ना? जब हमारे शरीर के अंदर बहुत गर्मी होती है, जब हार्ट रेट हमारी बढ़ जाती है, तब पसीना निकलता है। सर मतलब हाउ इज दैट पॉसिबल कि बिना कोई एक्टिविटी किए पसीना निकले? सर देखो, भागने से पसीना निकलता है, पता है, पुशअप्स करते हैं पसीना निकलता है, एक्सरसाइज करते हैं पसीना निकलता है। मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल देता हूं जहां पे आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे फिर भी पसीना निकलता है, डर से। बिल्कुल सही कहा नेहा आपने, डर से। डर की वजह से देख लेना, जब आप डर जाते हैं किसी चीज से, बहुत बहुत बुरी हालत होती है ना? जब आप डर जाते हैं तब कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, फिर भी पसीना निकलता है। तो मैं आपको यहाँ पे पता है कि एक चीज कहना चाह रहा हूँ, पसीना निकलने का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है आपके हार्ट रेट के साथ, हार्ट बीट्स के साथ। आपकी हार्ट बीट कितनी तेज होती है, हार्ट रेट क्या है, उसके बेसिस पे पसीना निकलता है। इसका मतलब ये, और हार्ट रेट जो होता है ना, इसका रिलेशन होता है आपकी बॉडी की एक्टिविटी लेवल के साथ। और सबसे बड़ा मिथ और गलतफहमी यहाँ पे जो है कि बॉडी की एक्टिविटी लेवल का मतलब होता है इट इज ओनली एंड ओनली फिजिकल एक्टिविटी। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। जब मैं कहता हूं बॉडी का एक्टिविटी लेवल, एक्टिविटी कैन ऑल्सो बी अ मेंटल लेवल। और साइंटिफिकली प्रूवन है, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि एक बंदे को तुम आधे घंटा 1 घंटा बैठा के मेंटल वर्क करवाओ और उसी एक बंदे को तुम 1 घंटा फिजिकल वर्क करवाओ, फटीक ज्यादा मेंटल वाले को। मतलब जो बंदा दिमाग से काम करता है ना वो जल्दी थकता है एज कम्पेयर टू जो बंदा फिजिकल से काम करता है। तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो और उस दरमियान, उस दौरान तुम्हारा पसीना निकल रहा है, इसका मतलब है कि तुम्हारे ग्रोथ की शुरुआत हो गई। ये पहली बार मैं बता रहा हूं, कहीं पे तुमको ये रिलेशन को रिलेशन नहीं मिलेगा कि तुम्हारे दिमाग में बैठा ले, कहीं पे कोई रिलेशन नहीं मिलेगा। पुराने जमाने में आपने सुना होगा, ऋषि मुनि होते थे, इतने तपस्वी होते थे, इतना ज्यादा ध्यान करते थे, इतना ज्यादा मेडिटेशन करते थे कि वो खुद एक जगह पे जब बैठ के मेडिटेशन करते थे उनकी बॉडी में इतनी हीट जनरेट होती थी कि उनकी बॉडी के पास में भी कोई नहीं जा सकता था। स्पेशली जैन लोगों के अंदर ऐसे संत बहुत ज्यादा होते हैं, आपने सुना होगा। इतनी, मतलब काफी लोग तो कहते हैं ना दीक्षा ले लेते थे या कुछ करते थे ना, मतलब बैठे बैठे ही खुद को भस्म कर देते थे, इतनी ज्यादा तपस्वी होते थे। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप लोगों को नहीं पता हम लोगों के अंदर कितनी पावर्स है, आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। तो जो बच्चा यहाँ से जीवन देने वाला है ना, मैं तेरे को एक ही चीज कहना चाह रहा हूँ आज, मेरी बात गांठ बांध लेना यहाँ से। भाई तूने जितने दिन क्लास में स्पेंड नहीं किया ना, उससे 1 महीना एक्स्ट्रा है तेरे पास। और अगर तू सिर्फ डिसाइड कर रहा है कि तेरे को ग्रुप 1 देना है, तो तेरे को आज यहाँ पे एक प्लेज लेना होगा सेशन के बाद कि मेरे को कम से कम 300 मार्क लेके आना है। 300 मार्क 400 में से मतलब कितना परसेंट होता है? 75%। तेरे को पता है ये मेरिट रैंक होती है। सीए के जो दोनों ग्रुप्स देता है, इंटर के जो दोनों ग्रुप्स देता है, 800 मार्क की एग्जाम होती है। जनरली लास्ट रैंक 50वीं रैंक कहां पे क्लोज होती है पता है? 580 के आसपास, 590, कभी 570 पे भी गई है। मैं मानता हूं 600 पकड़ ले। एक काम कर, कैलकुलेटर पे ले, 600 डिवाइडेड बाय 800 मल्टीप्लाइड बाय 100, आंसर आया ना 75%। इसका मतलब क्या है? देख, दुनिया में तो दुनिया तेरे को मेरिट रैंकर घोषित नहीं करेगी 300 लाने पे, पर तेरे मन में तो तू मान सकता है ना कि मैंने मेरिट लेवल की पढ़ाई की है। मेरिट लाने का एलिजिबिलिटी क्या है? यू हैव टू गिव बोथ द ग्रुप्स इन सिंगल अटेम्प्ट, तो ही मेरिट के लिए आप एलिजिबल हो। मतलब आपका रिपोर्ट कार्ड 800 से बनना चाहिए, 400 में से नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूँ डैश में जा जनता, हमारा काम बनता ना, हमें किसको दिखाने का? हमें खुद को बनाने का, बराबर है? समझ रहा है? जब भी हम कोई दीवार बनाते हैं, जब भी हम कोई घर बनाते हैं, वो घर हम पहले घर में रहने वालों के लिए बनाते हैं, उसके बाद में वो घर बाहर वालों के लिए बनता है। मतलब बाहर से कैसे दिखेगा वो बाद में होता है, पहले घर के अंदर क्या होगा ये दिखता है। तो
तो मेरा सिंपल मानना है कि तुमने अगर मान लिया ना कि मैं खूबसूरत हूं तो मैं खूबसूरत हूं, तुमने अगर खुद को समझ लिया कि मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं होशियार हूं, तो मैं इंटेलिजेंट हूं। इस दुनिया में लंबे लोग भी है, इस दुनिया में छोटे लोग भी है, मोटे भी है, पतले भी है, गोरे भी है, काले भी है। बट आपको ये समझना है कि आप अगर वेयर इज द हैप्पीनेस, हैप्पीनेस लाइज विद इन। अगर एक मोटा बंदा खुद को बेंचमार्क करे, कंपेयर करे पतले के साथ और कहे हाईलाइट, मतलब यू नो कितना सही लगता है मैन, अमेजिंग लगता है, मैं ऐसा क्यों नहीं लगता हूँ, वो जिंदगी भर खुद को कोसता रहेगा, जिंदगी भर। बट अगर एक मोटा इंसान, एक काला इंसान, एक छोटा इंसान खुद से प्यार करेंगे, नहीं मैं जो हूँ, जैसी हूँ, जैसा हूँ, मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैंने एक्सेप्ट किया है खुद को। ठीक उसी तरह अगर मैं यहाँ पे 300 लेके आता हूँ 400 में से, और मैं खुद खुश महसूस करता हूँ कि नहीं मैं एक डीम्ड ऑल इंडिया रैंकर हूँ, और मैं गलत तो एक्सपेक्ट कर नहीं रहा हूँ, मैं सीधी बात बता रहा हूँ। अब सवाल, ठीक है, आई थिंक ये मैंने बहुत क्लियर बोल दिया है फर्स्ट ऑप्शन वालों के लिए, जिनका जीवन है उनको टारगेट जाना है सर जीवन के साथ एक या दो सब्जेक्ट्स, तो ठीक है मेरे को ये चीज समझ में आ गई, मुझे एग्जाम फॉर्म दोनों ग्रुप का भरना पड़ेगा। फिर सर आप ये ऑप्शन सजेस्ट कर क्यों रहे हो? कर इसलिए रहा हूं क्योंकि आपके पास 143 डेज है, 143 डेज है तो बेटा जी आपके पास बहुत सारा सरप्लस टाइम है। ठीक है, आज का सेशन लेकर मैं चला जाऊंगा। एक बार मेरे को एक चीज बताना, जिन लोगों की आज जीवन की क्लासेस खत्म हो गई, कल सुबह उठ के क्या करोगे? मैं आपको बताता हूँ। कल सुबह आप उठोगे ही नहीं टाइम पे। अभी अभी नेहा ने कॉल पे क्या कहा कि सर क्योंकि क्लास हो रही थी, मतलब ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, देखो उसका प्रोफेशन कुछ भी हो, वो कुछ भी करे, वो अलग बात है, लेकिन ऑल सेट एंड उसने एक चीज बहुत अच्छी क्या कही पता है? द बिगेस्ट थिंग विच आई हैव अर्नड फ्रॉम दिस बैच, फ्रॉम दिस क्लास इज मैंने जल्दी उठना चालू कर दिया। सही है, सही है ना? एटलीस्ट आई एम यूटिलाइजिंग मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ माई डे। ये बहुत बड़ी बात है। देखो मैं फिर से कह रहा हूं, तुमने क्या खोया है, तुमने क्या पाया है, ये दुनिया नहीं बताएगी, तुमको डिसाइड करना है ना? निशी दुबे का मैंने स्टेटमेंट बताया था, मेरी एक पुरानी स्टूडेंट है, निशी दुबे ने क्या कहा था लास्ट दिन बैच के, मुझे आज लास्ट दिन है, मेरे को अभी भी उसका स्टेटमेंट याद आ रहा है। सर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं इंटरमीडिएट एक ग्रुप क्लियर हूँ, 2 ग्रुप क्लियर हूँ या ना क्लियर हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यू नो सर, आई एम स्टिल वेरी हैप्पी एंड द हैप्पीएस्ट पर्सन, बिकॉज मुझे ये फील होता है सर कि मुझे इस बैच में ना बहुत कुछ सीखने को मिला है। मुझे आपके जैसे अच्छे टीचर मिले हैं, अच्छे दोस्त के टीचर, ऐसे जो दोस्त हैं, मुझे बहुत सारे अच्छे दोस्त मिले हैं, मुझे इतना सर्कल मिला है, और सर सबसे इंपॉर्टेंट मैं खुद सुधर गई हूँ, क्योंकि मैं तो पढ़ाकू थी नहीं बिल्कुल, लेकिन अब मैं पढ़ने लगी हूँ, अब मेरा एक रूटीन बना है, एंड आई एम श्योर ये जो शब्द है ना, ये आप सब लोगों के साथ बिल्कुल कनेक्टेड है, इट्स ऑल कनेक्टेड। क्या पाया है आपने 107 दिनों की बैच में, या फिर जिन्होंने वार्म अप से चालू किया? मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहली चीज जो आपने पाई है, आप अपने अंदर ऑब्जर्व करना। शायद आज आपने वही टी शर्ट पहना हो जो आप आज से 6 महीने पहले फाउंडेशन में थे जब पहनते थे। कभी भी समझना, जब हम कहते हैं चेंज, तो चेंज हमारे कपड़ों में नहीं होता। अगर ऐसी बात है तो पिछले 2 साल से तो अंशुल अग्रवाल यही काला टी शर्ट और जैकेट पहन के बैठा, नहीं, चेंज होता है उसके अंदर। तो डोंट डू लाइक दिस एंड झांकना चालू कर देना, नो, चेंज उसके भी अंदर होता है। क्या बात है सर, मतलब टी शर्ट के अंदर हमारी बॉडी के अंदर? अरे हाँ, चेंज होता है। क्या चेंज हुआ है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला चेंज हुआ है, आप और भी ज्यादा डिसिप्लिन हो गए। ऑब्जर्व करना, यस और नो, मुझे सिर्फ आंसर चाहिए यस या नो। हैवंट यू बिकेम डिसिप्लिन? आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा डिसिप्लिन हो गए हैं? नंबर 2, हैवंट यू बिकेम ऑर्गेनाइज्ड? पहले से ज्यादा ऑर्गेनाइज हो गए हैं। पहले चीजें बहुत फैली हुई होती थी, हो सकता है आज भी हो, बट मैं क्या कह रहा हूँ, पहले के कंपैरिजन से थोड़ा बेहतर नहीं हुए, मतलब थोड़ा ऑर्गेनाइज हो गए हैं। आज हम स्टिकी नोट्स का यूज करते हैं, है ना? आज हम हाइलाइटर्स का यूज करते हैं, व्हाइटनर्स का यूज करते हैं, डोंट यू थिंक सो? नंबर 3, हैवंट वी बिकम सेल्फ मोटिवेटेड? पहले एक जमाना था 10th 11th और मे बी 12th तक, जब पेरेंट्स को हमें कहना पड़ता था, नालायक पढ़ ले, पढ़ता है कि नहीं, पापा को बोलूं। लेकिन आज उल्टे दिन नहीं आते आपकी लाइफ में, बताओ मुझे। आज ऐसे दिन नहीं है जब मम्मी पापा आपको कहते होंगे बेटा बहुत पढ़ाई कर ली, अब सो जा। नंबर 4, हैवंट यू अर्न रिस्पेक्ट इन फैमिली? मुझे इस चीज का जवाब दो। मम्मी पापा के नजरों में प्यार नहीं मिल रहा है, पहले से ज्यादा सम्मान नहीं मिल रहा है, और सिर्फ मम्मी पापा ही नहीं, सिर्फ मम्मी पापा ही नहीं, सोसाइटी इन जनरल की नजरों में प्यार सम्मान नहीं मिल रहा है। आपको एक चीज बताऊं, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्रिक बताता हूँ, मारवाड़ी वर्ड है तोड़का, एक तोड़का बताता हूँ मैं आपको, ठीक है?
किसी ने अगर आपको इनवाइट किया और आप अगर उसके यहाँ जाते हो तो सम्मान बढ़ता है, विदाउट एनी डाउट। किसी ने अगर आपको इनवाइट किया और आप अगर उसके यहाँ इसलिए नहीं जाते हो क्योंकि आप पढ़ रहे हो, तो आपका सम्मान दुगुना बढ़ता है, डबल बढ़ता है। आपके मम्मी पापा को आपको कहीं से इनविटेशन आया, ठीक है, मम्मी की किसी फ्रेंड से, और आप उस दिन पढ़ाई कर लो, मम्मी पापा कहते हैं आप चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे को पढ़ाई करनी है। फिर जब मम्मी पापा वहां जाएंगे, आंटी पूछेगी अच्छा क्या हुआ, वो आई नहीं, तो मम्मी क्या कहे, नहीं नहीं उसकी पढ़ाई चल रही, सीए की एग्जाम दे रही है ना। आपको पता है तुरंत तुरंत सम्मान रेस टू पार्ट 2 हो गया आपका, सम्मान रेस टू पार्ट 2, तुरंत बोल रहा हूं मैं, तुरंत बता रहा हूं। सेल्फ मोटिवेशन, रिस्पेक्ट आप लोगों ने कमाया कि नहीं, ये मेरे को जवाब दीजिएगा। नंबर 5, आप मुझे इस चीज का जवाब दीजिएगा कि क्या आप पंक्चुअल हुए हैं या नहीं हुए। पिछले 107 दिनों के अंदर क्या आप पंक्चुअल नहीं हुए? क्या आपको नहीं लग रहा है कि आपके अंदर एक बेटर पंक्चुअलिटी आई है, एक रूटीन बन गया है, एक टाइम टेबल बन गया है? ठीक है, बचपन में हमेशा टाइम टेबल्स बनाते थे, बना के उसको स्क्रैप करते थे, बट अब बन गया। दोस्त मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप सोचो कि आपने सीए कोर्स से सिर्फ आपने रिजल्ट गेन करना है, वो मार्कशीट पे पास गेन करना है, तो अलग बात है। लेकिन अगर आप सोचो तो आपने कितना कुछ और गेन किया है। सबसे इंपॉर्टेंट नेटवर्किंग। आज मेरे को एक चीज बता, मैं गर्व से कह रहा हूं, मैं बहुत गर्व से कह रहा हूं कि मेरे हर एक स्टूडेंट में ना कहीं कोई कंटेंट क्रिएटर है। मैं अभी यहाँ पे 1 डजन मेरे बच्चों के नाम बता सकता हूँ जिसको मैं पर्सनली जानता हूँ, जो आज की डेट में अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स है, यूट्यूबर्स हैं। आई कैन रेफर सोमे खन्ना फ्रॉम न्यू दिल्ली हो भैया। सीना गर्व से चौड़ा होता है जब मैं सोमे को देखता हूँ। ऐसा नहीं कि हम लोग हर रोज सुबह कोई बात करते हैं, ठीक है। आई कैन रेफर देव शाह ओवर फ्रॉम मुंबई। आई कैन रेफर यथार्थ अग्रवाल who's recently started from Mumbai. I can refer Vanshit Goyal from Mumbai. I can refer यश पहाड़िया। मैं कितने बच्चों का एग्जाम्पल दूं आपको, कितने बच्चों का एग्जाम्पल दूं। मुझे खुशी होती है इस चीज में कि मेरे इन बच्चों ने अब सीए के अलावा कुछ आगे जाकर देखना चालू किया, बियॉन्ड सीए, बियॉन्ड सीए। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो पॉइंट समझना, आपने क्या गेन किया ना यहां से, आप सोच नहीं सकते हो। जिसको लगता है मजाक है, एक बार एक काम करना, आपके कोई भी जो दोस्त हैं जो फेस टू फेस क्लासेस में है, ठीक है, जो अनअकैडमी से दूर दूर तक ताल्लुकात नहीं रखते हैं, उनको बोलना कि तुम सिर्फ एक यूट्यूब पे अकाउंट बनाओ और 50 सब्सक्राइबर्स लाकर दिखाओ, सिर्फ 50। फट जाएगी। 10 सब्सक्राइबर्स नहीं होते हैं, पता है आपको। मैंने जितने लोगों के नाम दिए ना, they all have got decent amount of subscribers because of networking. Understand the power of networking. आज आप एक ऐसी क्लास में बैठे हो जिस क्लास के अंदर सिर्फ आपके शहर से बच्चे नहीं है। आज आप एक ऐसी क्लास के अंदर बैठे हो जहां पूरे इंडिया से स्टूडेंट्स के साथ आप कनेक्टेड हो, पूरे इंडिया से। अरे कभी किसी भी स्टेट में जाओगे ना, उस स्टेट में जाकर, किसी भी शहर में जाओगे ना, उस शहर में जाकर आप अपने किसी पुराने बैचमेट से, अपने एल्यूमिनाई से मिल सकते हो। ये बहुत बड़ी बात है। ये है पावर अनअकैडमी का, ये है पावर इन 107 दिनों का, ये है नेटवर्किंग। मैं नहीं कहता हूं मैं बहुत बड़ रहा हूं, बट मैं एक चीज कहता हूं, आप लोगों को एक्सेस मिला है इंडिया के बेस्ट टीचर्स का, फेस टाइम मिला है इंडिया के बेस्ट टीचर्स का। ये आपकी अचीवमेंट है 107 दिनों की। लोग हमसे बात करते हैं, हमारा इंटरव्यू लेते हैं और आधे घंटे में जानने की कोशिश करते हैं कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या समझते हैं, हम यहां तक कैसे पहुंचे, हमें आगे कहां जाना है, ठीक है। लेकिन आप उन लोगों से हर रोज मिलते हैं, दिन में 2-2 4-4 घंटे मिलते हैं। बाकी लोग तो आधा घंटा इंटरव्यू लेते हैं और वो भी इतने महीने पीछे पड़ने के बाद। आप लोग तो डेली उनसे बात करते हैं, तो आपको उनका माइंडसेट जानने को मिला है, आपको उनकी फैमिली में, उनकी लाइफ में एंटर होने की इजाजत मिली, अनुमति मिली। ये आपने गेन किया है 107 दिनों में। मैं फिर से अगेन खुद को रेफर नहीं करूं, बट आपको नहीं लगता है वी हैव लॉट टू लर्न फ्रॉम देम? हम बहुत कुछ सीख सकते हैं उनसे। मतलब मैं ये समझा रहा हूं कि ना मानो तो आपने कुछ भी गेन नहीं किया, और अगर मान लो तो आपने बहुत कुछ कमाया, ऑलरेडी कमा चुके हो आप इस बैच से। मेरे को लगता है 143 दिन बहुत सरप्लस टाइम है मेरे दोस्त। अगर सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स लेकर बैठेगा ना तो थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और ये तुझे समझ में आ जाएगा कुछ दिनों बाद।
तो मेरे हिसाब से अपनी कैपेसिटी के बेसिस पे 1 या 2 सब्जेक्ट ऐड कर लेने चाहिए। फिर सर ये 1-2 सब्जेक्ट कौन से ऐड करने चाहिए? दैट्स अ वेरी स्मार्ट क्वेश्चन, गोटिया ने यहाँ पूछा है। तो मैंने वार्म अप बैच के समय आप लोगों को सलाह दिया था ऑडिट के बारे में। अगर वार्म अप बैच में किसी ने ऑडिट के बारे में वो सलाह को मानी है तो ऑब्वियसली एक सब्जेक्ट तो आपका ऑडिट हो गया। एंड मेरी ओपिनियन में यू शुड टेक एडवांस्ड अकाउंटिंग, वन मोर पेपर इज एडवांस्ड अकाउंटिंग। Reason is very simple, because you should take a paper in which you should get 60. Please understand, option number 3 का फायदा कब होगा? तभी होगा जब आप वो जो 1 या 2 सब्जेक्ट है उसमें एग्जम्पशन लेकर आओगे। प्लीज अंडरस्टैंड, हमारा रिजल्ट क्या, हम ऑप्शन नंबर 3 में रिजल्ट क्या चाहते हैं? व्हाट डू वी एक्सपेक्ट? वी एक्सपेक्ट रिजल्ट एज G1 पास, और फिर जो भी 2 पेपर्स होंगे, सपोज एडवांस्ड अकाउंटिंग, एग्जम्पशन, ये रिजल्ट हम चाहते हैं। 2 पेपर में आपको एग्जाम्पशन मिल सकता है, मतलब फिर पता है क्या होगा, अगले अटेम्प्ट में आपको कुल मिला के 2 ही पेपर्स देने हैं। तो आप अपनी आर्टिकलशिप चालू कर सकते हो और पूरा फोकस कर सकते हो आर्टिकलशिप पे, और 2 पेपर्स के लिए आप 1 महीना भी अगर छुट्टी लोगे तो आप आराम से पढ़ाई कर लोगे उसकी। मतलब ऑप्शन नंबर 3, 2 अटेम्प्ट तो लगेंगे, बट यू विल रिड्यूस योर बर्डन ऑफ द सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट बिकॉज यू हैव सरप्लस टाइम नाउ। बट कंडीशन क्या है? एग्जाम फॉर्म दोनों ग्रुप का भरना पड़ेगा, अटेंडेंस सब में प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर आप में किसी भी पेपर में एब्सेंटिज्म लग गई, इवन यू गॉट एग्जाम्पशन, योर एग्जाम्पशन विल गेट लैप्स्ड। ये चीज ध्यान रखना है आपको, यू वोंट गेट एनी एग्जाम्पशन। जो बच्चे अनडिसाइडेड हैं, कमिंग टू दो सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, मेरे दोस्त, मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूं। आप सिर्फ एक काम करो, 1 से 2 हफ्ता, 1 to 2 वीक्स आप अटेंड करो G2 की क्लासेस एंड एक्सपेरिमेंट करो कि मेरा शेड्यूल कैसा बन रहा है। सर तो फिर मैं G2 की कुछ सब्जेक्ट अटेंड करूं या सारे अटेंड करूं? अब ये डिपेंड करता है कि आपको लैंड कहां करना है। डू यू वांट टू लैंड इन ऑप्शन नंबर 2? मतलब आप अनडिसाइडेड किस चीज पे हो? सी, 2 चीजें होती है, बंदा अनडिसाइडेड है कि मुझे कपड़े पहनना है या नहीं पहनना है, या बंदा अनडिसाइडेड है कि मुझे कपड़ों में क्या पहनना है। आप समझ रहे हो? ये वही सवाल है आपके सामने। आपको, आपके सामने सवाल क्या है, उसके बेसिस पे जवाब है। मुझे कपड़े पहनना है या नहीं पहनना है, मतलब मुझे क्या करना है, या फिर मुझे क्या, कौन से कपड़े पहनना है। मतलब मुझे 1 ग्रुप ही देना है या बोथ ग्रुप देना है, ये एक सवाल है। या मुझे फर्स्ट ग्रुप उसके साथ में कुछ सब्जेक्ट्स देना है और बोथ ग्रुप देना है। तो आपके जो कॉम्बिनेशंस है वो क्या है, वो आपको सोचना है उसके बेसिस पे। तो सपोज अगर मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि मुझे G1 करना है और G2 के साथ अगर मैंने किया भी, सपोज मैं अनडिसाइडेड हूं, बट इतना मेरा डिसाइडेड है कि अगर मैंने किया भी तो सर मैं मैक्सिमम 2, मिनिमम 1 सब्जेक्ट करूंगा। तो भाई फिर उतने ही सब्जेक्ट अटेंड करना, उतने ही सब्जेक्ट कर, उतने ही सब्जेक्ट कर। समझ रहे हैं? नहीं सर मेरा ये डिसाइडेड है, या तो मैं एक ग्रुप करूंगा या मैं दोनों ग्रुप करूंगा, आई नॉट गो फॉर थर्ड ऑप्शन। तो फिर पूरे सब्जेक्ट्स अटेंड कर, 1-2 हफ्ते के अंदर सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। एवरीथिंग विल बी क्लियर, एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर। ये चीज ध्यान रखना है सर, ये बहुत अच्छी चीज बच्ची। आप लोगों को फायदा क्यों है, स्पेशली जो बच्चे अनअकैडमी प्लस पे पढ़ रहे हैं उन लोगों को इस चीज का फायदा इसलिए है क्योंकि आपको 1 भी रुपया एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है वो इंटरमीडिएट का सब्सक्रिप्शन है, राइट? वो सब्सक्रिप्शन का कोई कॉस्ट नहीं है एक्स्ट्रा G2 का। मतलब आप एक चीज नहीं समझ रहे हो जो मैं आपको आज समझाने पे मजबूर कर रहा हूँ। आपके जो दोस्त हैं, नॉन अनअकैडमी के दोस्त हैं, आज अगर ये कोई भी डिसीजन लेते हैं ना 1, 2, 3 में से, तो their decision will have a financial cost implication, but your decision, whatever decision you take, it has no financial implication, not at all, because you don't have to pay anything. You don't have to pay anything, man. You've already paid, and what you paid is far less than what they are going to pay. Are you getting my point? They're going to pay. So you have to evaluate not just monetarily, because that's out of consideration. You have to evaluate time wise, which is more precious than money. How am I going to do it? How am I going to plan it? So the first foremost thing is you need to make an action plan for next 143 days. But to make that action plan for next 143 days, you need to first
think and identify that where you are out of 1 2 3 4. Are you determined for G1 only? अगर हाँ तो हाँ, बीप में जाए जनता, हमारा काम बनता। मैं फिर से कह रहा हूँ, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन वाला स्टूडेंट हूँ तो बस अब मेरे को बैठ के ये प्लान बनाना है कि मैं अब 300 350 मार्क्स कैसा लेकर आऊं, ये मेरे को सोचना है। अगर मैं दो पहले और दूसरे ऑप्शन वाले बच्चे डिटरमिन्ड है, मतलब इनका आज थोड़ा टाइम बच गया, इनको सोचना ही। जो बोथ ग्रुप के बच्चे हैं उनका भी टाइम बच गया, उनको खत्म, उनका बच गया मतलब उनको हमें फॉलो करना है, विषय खत्म, विषय खत्म। जो तीसरा वाला बच्चा है वो भी एक तरीके से डिटरमाइंड है, वो भी डिटरमाइंड है। अच्छा मेरा ग्रुप 1 चल रहा है, आई नॉट से खत्म हो गया क्योंकि मेरा बैकलॉग है, कुछ है, चल रहा है। ग्रुप 2 का मैं ये एक आध सब्जेक्ट उसमें ऐड कर लूंगा, एक या दो सब्जेक्ट खत्म, ठीक है। प्रॉब्लम रहेगी चौथे नंबर बच्चे के साथ, चौथे नंबर बच्चे के साथ, कि उसको सोचना है कि अब उसको करना क्या है। आप समझ रहे हो मेरी बात? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक जने ने यहाँ सवाल लिखा है, सर कि आपका एडवांस्ड अकाउंटिंग का कोई पूरा कोर्स है क्या? मैं एडवांस्ड अकाउंटिंग अनअकैडमी पे पूरा नहीं पढ़ा है, उसका रीजन मैंने कल के लेक्चर में आखिरी 10 मिनट में आपको बताया, ठीक है। मेरे एडवांस्ड अकाउंटिंग के जो टॉपिक्स हैं उसके पिछली बैच की रिकॉर्डिंग है, बट मेरा एक स्ट्रॉन्ग, स्ट्रिक्ट, जेन्युइन, ऑनेस्ट सजेशन रहेगा, एटलीस्ट मेरी बैच आप लाइव अटेंड करें, रिकॉर्डेड ना देखें। उसका रीजन बता देता हूँ। मेरी क्लास के अंदर, मेरी बैच के अंदर मैं सिर्फ पढ़ाता नहीं हूँ, मैं आपको अपडेट्स देता हूँ, हर तरीके की अपडेट्स देता हूँ, हर तरीके की। आईसीआई के अपडेट्स मैं आपको देता हूँ, अनअकैडमी की अपडेट्स मैं आपको देता हूँ, सिलेबस के अपडेट्स मैं आपको देता हूँ, अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो मेरे पर्सनल अपडेट्स मैं आपको देता हूँ, पूरी टीचर्स के अपडेट्स मैं आपको देता हूँ। तो जब आपके पास मौका है, और मैं आपको बताऊं लाइव बैच, देखो रिकॉर्डेड बहुत अच्छा है, रिकॉर्डेड में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट एनी डाउट, पर लाइव बैच का अपना एक अलग चार्म होता है, क्योंकि आपको इंटरैक्ट करने का मौका मिलता है बच्चों के साथ। तो कॉम्बिनेशन आप रखो, बट मैं ये कहना चाहूंगा, ये मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन रहेगा कि अनअकैडमी प्लस पे मेरी एडवांस्ड अकाउंटिंग की बैच जो 14 तारीख से चालू हो रही है, उसको आप लाइव देखें, रिकॉर्डेड ना देखें। ये मैं सबको कहना चाहूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इस चीज का ध्यान रखना है आपको। क्लियर हुआ? नाउ कमिंग बैक टू स्टडी स्ट्रेटेजी, कमिंग बैक टू रिवीजन स्ट्रेटेजी। मेरे दोस्त अब यहाँ पे समझना, जो बच्चा ऑप्शन नंबर 1 ले रहा है या ऑप्शन नंबर 3 ले रहा है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, ऑप्शन नंबर 1 क्या है? ओनली ग्रुप 1, और ऑप्शन नंबर 3 क्या है? ग्रुप 1 विद 1 और 2 सब्जेक्ट्स ऑफ ग्रुप 2। आई थिंक मैंने ये सारे पॉइंट बहुत क्रिस्टल क्लियर कर दिया, मुझे वापस इसके ऊपर बोलने की जरूरत नहीं। जो बच्चा ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन ले रहा है, माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव मोर देन इनफ टाइम फॉर सेल्फ स्टडी। वो मैं अभी कैलकुलेट करके नहीं दे सकता हूँ क्योंकि सबकी कैलकुलेशंस अलग अलग होगी, लेकिन जो मैं आपके लिए अभी कर सकता हूँ वो क्या है, मैं ऑप्शन नंबर 2 वाले बच्चों का कैलकुलेशन आपको यहाँ पे दे सकता हूँ, कि जो बच्चे, दो स्टूडेंट्स हु आर लैंडिंग इन ऑप्शन नंबर 2, मतलब बोथ ग्रुप, उनका कैलकुलेशन और उनका एक टाइम टेबल मैं आप लोगों को यहाँ पे बता सकता हूँ। तो ऑप्शन 1 और 3 वाले उसके टाइम टेबल को बेंचमार्क करके अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। What is your schedule for intermediate group 2? इंटरमीडिएट ग्रुप 2 की आपकी बैच चालू हो रही है, सबको टाइम टेबल पता है, ठीक है। एक मिनट में वापस दिखा देता हूं इन केस यू डोंट नो। ठीक है, हर क्लास के बीच में 15 मिनट का ब्रेक है, लंच के लिए 1 घंटे का ब्रेक है, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे तक की क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपके टाइम टेबल में लिख देता हूँ, सुबह 8 बजे से लेकर 4:30 तक की क्लास। ये क्लियर हो गया? थोड़े इंटरनल चेंजेस है, जैसे मैंने बताया कि नितिन सर का अब आपको रिकॉर्डेड देखना है, जिसकी लिंक मैं आपको दूंगा। पहले दिन 14 तारीख से मैं चालू करूंगा, मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है। कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन से लेक्चर से कौन से लेक्चर तक पढ़ना है, सब कुछ मैं गाइड करूंगा, बिल्कुल चिंता मत करना। मैं आपसे मिलूंगा 14 तारीख से। आपको मेंटल स्ट्रेंथ देने के लिए मैं एक्सर्शन ले रहा हूँ एडिशनल, कि मैं पहला 1.5 हफ्ता हर रोज आपसे मिलूंगा। नहीं तो मेरा शेड्यूल क्या था, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, बराबर है।
लेकिन पहला 1.5 हफ्ता मैं आपसे हर रोज मिलूंगा। पहला 1.5 हफ्ता मतलब जो 14 दिसंबर से चालू हो रहा है, 14, 15, 16, 17, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे हम नहीं मिलेंगे 18 तारीख को। 19, 20, 21, 22, 23, 24 वापस हम लोग मिलेंगे, वापस हम लोग मिलेंगे। आप समझ रहे हो? तो आप लोगों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए मैं आपसे पहले 1.5 हफ्ता हर रोज मिलूंगा, उसके बाद हम लोग बाय वीकली स्टार्ट करेंगे। आई होप इट इज क्लियर। मैं सबसे पहला टॉपिक चालू करूंगा अमालगमेशन रिकंस्ट्रक्शन। 14 तारीख का जो लेक्चर है उस दिन मैं आपको पूरी बैच की स्ट्रेटेजी बताऊंगा, कैसे पढ़ना है, कौन से रजिस्टर मेंटेन करना है, कितने टॉपिक्स है, पेपर का वेटेज क्या होता है, पेपर का पैटर्न क्या होता है, नितिन सर के टॉपिक्स कौन से हैं, मेरे टॉपिक्स कौन से हैं, नितिन सर के रिकॉर्डेड लेक्चर्स को कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। सारी मतलब सारी चीजें। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, सांस लेने में और जीने में फर्क होता है। ठीक उसी तरह लेक्चर्स कंप्लीट करना और पढ़ना दोनों में फर्क होता है। तो क्योंकि नितिन सर का रिकॉर्डेड आपके पास है, इसका मतलब ये नहीं है कि बैठ के उसको मतलब एकदम खलास कर देने का, ऐसे नहीं। उसको कैसे यूज करना है ये मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको गाइड करूंगा, लिटरली बिलीव मी। और वो गाइडेंस की आपको जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ 8 से 4:30 आपकी क्लास है। आप जब एक गोल पे हो, आप एक मिशन पे हो, और ये आप ही नहीं मैं भी हूँ, ठीक है। तो मैंने भी मेरे मिशन को एक्सटेंड कर दिया है। तो आप और मैं, हम दोनों यहाँ पे ये कंसिडर करते हैं कि 4:30 बजे से लेके 6 बजे तक का जो टाइम है ना, ये टाइम हम देंगे हमारे 30 मिनट्स प्लेज को। मैं 3 दिन से एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, ऑनेस्टली कन्फेस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बुखार में हूँ, बीमार हूँ, एंटीबायोटिक्स ले चल रही है, इसलिए मैं 3 दिन मेरे चीट डे चल रहे हैं। बट लोग अपने चीट डे में फ्रेंच फ्राइज खाते हैं, बर्गर, पिज्जा ये सब खाते हैं, मैं अपने चीट डे में रोटी खा रहा हूँ, लिटरली चावल खा रहा हूँ। मैं अगस्त से लेकर अभी तक अगर मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊं, 25 अगस्त से जब से आपकी ग्रुप 1 की बैच चालू हुई है, तब से 3 दिन पहले 7 दिसंबर जब से मैं बीमार था, कितने दिन हुए होंगे? अगस्त के 6 दिन, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और 7 दिसंबर, 104 दिनों में ना, 104 दिनों में मैंने कुल मिला के शायद 20 रोटी खाई है, ओनली 20 रोटीज इन 104 दिन। आई एम ऑन सच अ स्ट्रिक्ट डाइट, इतनी स्ट्रिक्ट डाइट पे हूं मैं, ठीक है। तो मैं पूरी तरह नेचुरल चीजें खा रहा हूँ, फ्रूट्स पे फोकस है, वेजीज पे फोकस है, अनप्रोसेस्ड चीजों पे फोकस है। आपको याद हो तो बीच में मैंने आपको एक बार बताया भी था कि गैस पे या ऑयल में लगी हुई कोई चीज नहीं खाऊंगा मैं, ठीक है। तो ये मैंने एक प्लेज लिया था। मसालों को मैं अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डाइट पे हूँ, बिस्किट वगैरह बिल्कुल नहीं बेटा, उसमें सब कार्ब्स होते हैं, कोई काम का नहीं। तो मैं स्प्राउट्स खा रहा हूँ, मैं वेजीज खा रहा हूँ, मैं फ्रूट्स बहुत ज्यादा दबा के फ्रूट्स खा रहा हूँ। उसके बाद में ड्राई फ्रूट्स आप खा सकते हो, नट्स खा सकते हो, ये सारी चीजें खा सकते हो, है ना। ये थ्रेप्टिन के बारे में बताया, ये सारी चीजें खा रहा हूँ। ये 30 मिनट्स प्लेज आपको करना ही है, 1.5 घंटा आपके पास है, ये आपके लिए 30 मिनट्स प्लेज है। इसमें आपको रेस्ट करना है, अगर आपको इसमें शावर लेनी है आप शावर ले सकते हैं, मतलब ये सारी चीजों के लिए आपके पास है। 6 बजे का ये सेशन खत्म होने के बाद मेरे दोस्त तेरे पास आराम से 3 घंटे का स्लॉट यहाँ पे है। 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक का एक स्लॉट यहाँ पे निकाल सकता है सेल्फ स्टडी का, आराम से एक स्लॉट निकल जाएगा सेल्फ स्टडी का, आराम से, विदाउट एनी डाउट, बराबर है। अब डिपेंड करता है यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 9 बजे से लेकर 10 बजे तक का डालता हूँ फैमिली टाइम, डिनर टाइम, फैमिली टाइम। ये भी बहुत जरूरी है, आपको पता नहीं है पर फैमिली जो होती है ना, वो आपका बहुत बड़ा सपोर्ट स्टोन होती है। चाहे हम उनसे लड़े, चाहे झगड़े, प्यार करें, कुछ भी करें, ये सपोर्ट स्टोन होती है। तो दिन भर जो घर में हुआ है वो बैठ के, अगर आपके घर में हैबिट नहीं है तो आपको ये हैबिट डालनी है कि हम पूरा परिवार साथ में बैठ के खाना खाएंगे। मेरे घर में मैं बड़ा विरोधी हूँ इस चीज का। मम्मी कहती है नहीं पहले तू पापा खा ले, हम लोग गर्मा गर्म बना। मैंने कहा ये सब चीजें नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। आप बना लो, खाना लेकर बैठो, साथ में खाएंगे, खत्म, बस साथ में खाना है। क्योंकि वो जो समय होता है ना, जब फैमिली साथ में बैठ के खाती है, तब आप एक दूसरे से बात करते हो, इंटरेक्ट करते हो, वो मोमेंट्स जो होते हैं ना, बहुत प्रेशियस मोमेंट्स होते हैं। तो आपके घर में अगर ये आदत नहीं है तो आपको ये आदत डालनी है अपने घरों में कि पेरेंट्स के साथ बैठ के खाना है। दृश्यम मूवी के अंदर आपने वो सीन देखा है ना कि वो सबके फोन लेकर एक बाउल में डाल देता है। बिल्कुल बता रहा हूँ, सबसे बड़ा जंजाल ही ये फोन बना पड़ा है जो हम सबको एक दूसरे से दूर करता है।
10 बजे, चाहे आप नाइट आउल है या मॉर्निंग राइजर है, डिपेंड करता है। मैं ये शेड्यूल बनाता हूँ अज्यूमिंग के आप मॉर्निंग राइजर है, ठीक है। मुझे लगता है तो भी आप 10 बजे से लेकर 11 बजे तक का 1 घंटे का सेल्फ स्टडी का स्लॉट यहाँ पे निकाल ही सकते हैं। मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। उसके बाद 11 बजे आप आराम से सो सकते हैं। 5 घंटे की 6 घंटे की नींद मोर देन इनफ है। मैं अज्यूम करता हूँ कि 5 AM तक आप सो जाते हैं, दिस इज योर स्लीपिंग टाइम। और 5 बजे उठने के बाद, क्योंकि आपकी क्लास 8:30 बजे है, तो उठने के बाद कुछ मॉर्निंग वर्क खत्म करेंगे। 5:30 बजे से लेकर आप 7 बजे तक आराम से तीसरा सेल्फ स्टडी का स्लॉट निकाल सकते हैं। मतलब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 3 घंटे यहाँ पे, 1 घंटा यहाँ पे और 1.5 घंटा यहाँ पे। मतलब मैं तो ये सब आपको मिनिमम कैलकुलेशंस बता रहा हूं। अब फर्दर डिपेंड करता है, अगर किसी ने ऑडिट पहले से चालू किया है तो आपके पास ऑडिट का टाइम एक्स्ट्रा निकलेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? पर मैं ये किस अजम्पशन पे बना रहा हूं कि ये बोथ ग्रुप वाले बच्चों का शेड्यूल है। बेटा जी, इतना 5.5 घंटे का शेड्यूल आपके पास सेल्फ स्टडी का निकल रहा है। ये 5.5 घंटे में से अगर आप सिर्फ G2 के होमवर्क की बात करते हो, तो सिर्फ G2 के लिए आप अगर कितना भी टाइम निकाल लो, तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम पकड़ लो 4 घंटा। मैक्सिमम कह रहा हूं, वैसे तो 3 ही घंटा होता है। देखो, एडवांस्ड अकाउंटिंग का होमवर्क रहेगा, FM का होमवर्क रहेगा, बाकी सब्जेक्ट्स में होमवर्क नहीं रहेगा। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, बट होमवर्क नहीं है इसका मतलब पढ़ना नहीं है। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, G2 के समय आप लोगों को अपनी पहली कमिटमेंट G2 पे रखनी है। हर रोज क्लास के साथ साथ पढ़ाई, सेल्फ स्टडी, रिवीजन करके खत्म करने का है। जिस दिन ये बैच खत्म होगी, 10 मार्च को जब भी ये बैच खत्म होगी, आपको अपने दिमाग में टारगेट बैठा लेने का है कि नहीं भाई साहब, अब सब कुछ खत्म है, बस ये बैच खत्म, मतलब मेरी रिवीजन भी खत्म। तो इस बैच के साथ साथ राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, थ्योरी सब्जेक्ट्स की नोट्स बनाने हैं, वो सब के सब। तो मैं 4 घंटे, 3 से 4 घंटे लिखूंगा, मैं स्पेसिफिक 4 नहीं लिखूंगा, 3 से 4 घंटे, बट उतना आपको देना ही देना है। मैं फिर से कह रहा हूं, बच्चा सबसे बड़ी गलती करता है G2 करते समय, G1 के साथ बेवफाई करता है। वो G2 के साथ बेवफाई करता है, वो बिल्कुल नहीं करना है। फिर भी आपके पास पता है, हर रोज 1.5 से 2 घंटा ये आप निकाल सकते हैं फॉर G1 सेल्फ स्टडी। हर रोज 1.5 से 2 घंटा ग्रुप 1 की सेल्फ स्टडी के लिए आराम से निकाल सकते हैं। लिटरली बता रहा हूं, आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक पहले भी प्लान बताया था कि अलोंग विद G2 आपको इसको कैसे मैनेज करना चाहिए। अलोंग विद G2 हाउ टू डू G1 रिविजन्स। तो आपको मंडे से लेकर सैटरडे तक, क्योंकि अब आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो, आपका कोई ट्रैवल टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, मंडे से लेकर सैटरडे तक आपको डेली 1 घंटा टैक्सेशन करना चाहिए। डेली 1 घंटा टैक्सेशन, चाहे आप उसमें DT करें, चाहे आप उसमें IDT करें, ये मैं आप पे छोड़ता हूं। कौन सा टॉपिक करना है क्या, मैं फिर से कहना चाह रहा हूं, सबसे हानिकारक होगा अगर आप G2 के समय G1 की कोई क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, एक भी सेशन देख रहे हैं, तो हानिकारक होगा, ये चीज समझ लेना। तो अब आपको ये समझना है कि जब तक आपका G2 चल रहा है, मतलब दोस्तों 14 दिसंबर से लेकर 10 मार्च तक आप हर रोज 1 घंटा टैक्स के लिए निकाल रहे हैं। मतलब कितने घंटे हो गए, कितने दिन हो गए? दिसंबर में आपको मिल गए 17 दिन, बोथ डेज इंक्लूसिव। जनवरी में 31 डेज, फरवरी में 28 और मार्च के 10 दिन, मतलब 86 डेज आपको मिलते हैं। और मैं सिर्फ रोज का 1 घंटा पकड़ रहा हूं, आपको पता है आप उससे ज्यादा ही निकाल लोगे। देखो, अपना कैलकुलेशन तो 1.5 से 2 घंटा कहता है, मैं रोज का 1 ही घंटा कह रहा हूं। 86 डेज मतलब 86 आवर्स के अंदर क्या आप पूरा टैक्सेशन रिवाइज नहीं कर सकते हो? आराम से कर सकते हो। 86 आवर्स तो मिनिमम बता रहा हूं। अगर आप सोचो रोज का 1.5 घंटा मिलेगा, तो 86 इंटू 1.5 करके देखोगे आप, तो आपको 129 आवर्स मिलेंगे। आप समझ रहे हो? मैं ये चीज कहना चाहता हूं कि आपको ये देखना है कि जिस दिन 11 मार्च होगी,
11 मार्च का जो दिन निकलेगा 2023 का, जिस दिन आपकी G2 की क्लासेस, आप उसके आगे कहोगे टिक मार्क, आप कहोगे G2 की सेल्फ स्टडीज टिक मार्क, आप कहोगे G2 की रिविजन्स टिक मार्क। यह टिक तो होना ही चाहिए, ये समझ लेना, ये मैंडेटरीली है। अब यहां पे आएगा G1 का अकाउंट्स, G1 का लॉ, G1 का कॉस्टिंग, G1 का टैक्स। ऐसा किसी के साथ नहीं हो सकता कि ये भी सब टिक मार्क हो जाए। बेटा पेपर मार्च में नहीं है, मई में है, ये चीज ध्यान रखना है। लेकिन मैं कह रहा हूं बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन पता है क्या है? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये चारों सब्जेक्ट्स पूरे ना हो, बट अगर थोड़े थोड़े भी हो जाए ना तो 11 मार्च को आप बहुत अच्छी सिचुएशन में हो। और मुझे एक चीज का सिंपल जवाब दो, अगर मेरे पास 86 डेज बचते हैं जिसमें मैं एवरेज 1.5 से 2 घंटा निकाल सकता हूं, लेकिन मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ डेज कम करने की जगह नंबर ऑफ आवर्स कम कर दिए, 1 घंटा भी मैं करता हूँ। मेरे को एक चीज बता, 86 आवर्स में, रुक जा बेटा नेहा, मैं संडे पे आ रहा हूँ, 86 आवर्स में टैक्स कंप्लीट होता है कि नहीं होता? मेरे को इसका जवाब दे दो। 86 घंटे में टैक्स कंप्लीट कर लोगे? मैं बता रहा हूं, मैं टैक्सेशन का टीचर नहीं हूं, मैं आराम से करवा लूंगा, मैं करवा सकता हूं आराम से। 86 घंटे बहुत हो गए, है ना? मेरे को एक बात बता, 11 मार्च जब होगी तो क्या मैं टैक्स के आगे भी बड़े प्राउड से टिक मार्क नहीं कर सकता हूं? क्योंकि मेरा टैक्स 100% रिवाइज हो चुका है, 100% रिवीजन हो चुकी है। ठीक है, सिर्फ मैंने क्या किया, मंडे से लेके सैटरडे तक। अभी इसके अंदर गैप कितने होंगे वो मैंने बताया नहीं है भाई। किसी दिन मेरे को बता, G2 की कोई क्लास नहीं है, जो हमने 8 से 4:30 आपको ब्लॉक कर दिया ना क्लासेस के बीच में, सपोज किसी दिन 8 से 4:30 के अंदर क्लास नहीं है, उस दिन मेरे को जवाब दे, तेरे पास और एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकलेगा? बता मेरे को। मतलब ये जो भी मैं कर रहा हूं ना, बहुत बहुत मोटा मोटी, मतलब बिल्कुल डैम अचीवेबल बता रहा हूं मैं, अनअचीवेबल की बात ही नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल डैम अचीवेबल, मिनिमम ये कर ही सकते हैं, बराबर है। अब हम आते हैं संडेज पे। इस पीरियड के अंदर संडेज को कैसे यूज करना है? पहली बात, एक चीज अपने दिमाग में बैठा लेना, अगर मंडे से सैटरडे मैं अपना कर्म अच्छे से कर रहा हूं तो संडे मेरे परिवार का, मेरे खुद का समय है। हर चीज जरूरी है, एक चीज ध्यान रखना जिंदगी में, हर चीज जरूरी है, लेकिन हर चीज का सही समय होता है। वैसे ही एंजॉयमेंट भी जरूरी है, एंजॉयमेंट का दिन है संडे का। संडे को मेरा टारगेट ये है, क्योंकि मैं मंडे टू सैटरडे G2 क्लास के साथ कर रहा हूं और मोर देन इनफ टाइम मैं दे रहा हूं, तो संडे मैं G2 के लिए नहीं निकाल रहा हूं। संडे को मेरा टाइम ये है कि मेरे को एक 3 घंटे का स्लॉट मारने का है, करने का है। आइदर मैं उसमें लूंगा अकाउंट्स या फिर मैं उसके अंदर लूंगा कॉस्टिंग। समझ लो मेरी बात, या तो अकाउंट्स या कॉस्टिंग। 3 घंटे का स्लॉट करने का ही चाहिए मेरे को, करने का ही चाहिए। और इसके अलावा मुझे यहाँ पे समझ लेना, इसके अलावा मुझे यहाँ पे 2 घंटे का एक स्लॉट और करने का है, जो मुझे करने का है लॉ के लिए। अगेन मैं यहाँ पे एक काम करता हूं ना, लॉ और कॉस्टिंग ऑब्लिक अकाउंटिंग कर देता हूँ। अब लॉ कितना पढ़ लेगा, है ना? अब मैं कैलकुलेशन देता हूँ। 14 दिसंबर से नंबर ऑफ संडेज, मोबाइल खोल लो, मोबाइल में कैलेंडर खोल लो सभी जने, ठीक है? 14 दिसंबर के बाद संडे आ रहा है 18 तारीख को, 18 का पहला संडे, 25 का दूसरा संडे, 1 जनवरी का तीसरा, 8 जनवरी चौथा, 15 जनवरी पांचवा, 22 जनवरी छठवा, 29 जनवरी सातवां, फरवरी में 1 2 3 4, 7 और 4 11 संडे, और फिर एक संडे आएगा 5 मार्च को, 12 संडे। कितने संडे हैं आपके पास? 12 संडे आपके पास हैं। टोटल 12 संडेज, ठीक है? सपोज मैं क्या करता हूं, यहां से कॉस्टिंग और ये हटा ही देता हूं, चल खत्म, विषय खत्म। अब मेरे पास अगर टोटल 12 संडेज हैं तो मेरे को एक बात बता मेरे दोस्त, 12 संडेज इंटू 2 घंटा 24 घंटे में, मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरा लॉ पूरा रिवाइज हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं। 12 संडे इंटू 2 घंटा 24 घंटे में लॉ पूरा रिवाइज नहीं होगा। एक बात बता, कितना परसेंट रिवाइज होगा? मेरे को ये जवाब दे, अपने दिमाग में सोच, मेरे को ब्लंट आंसर नहीं चाहिए। एक सेकंड रुक जा भाई, मेरे को ब्लंट आंसर नहीं चाहिए। उत्कर्ष, जय, नहीं नहीं नहीं, रुक 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 रुक,
लॉ का सिलेबस सोच, लॉ का सिलेबस सोच, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बड़े बड़े एक्ट सोच, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कंपनीज एक्ट, जनरल क्लॉजेस एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। अब ये सोच कि 24 घंटे में क्या रिवाइज कर सकता है। मैं निशान सर के साथ भी बैठ के ऐसे ही प्लान बनवाता हूँ कि अंशुल सर मैराथन में कौन से टॉपिक्स लूं, मैं ऐसे ही प्लान बनवाता हूँ जैसे मैं आपके साथ बनवा रहा हूँ। सर मेरे पास दो चॉइस है यहाँ पे, या तो मैं सिर्फ कंपनीज एक्ट लेकर बैठूं, क्योंकि सिर्फ कंपनीज एक्ट लेकर बैठूंगा तो 24 घंटे उसमें ही लगने हैं मेरे को, है ना। तो पहला ऑप्शन है कि या तो मैं पूरा कंपनी एक्ट निपटा लूं, और दूसरा ऑप्शन है मैं अदर देन कंपनी एक्ट कर लूं। क्योंकि सर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मेरे को पूरा लॉ करना है ना तो मेरे को 60 घंटे लगेंगे, पूरा लॉ A to Z मैं 60 घंटे में निपटा दूंगा। लगता है आपको, एग्री करते हो मेरे साथ? 60 घंटे में पूरा लॉ हो जाएगा ना रिवाइज? तो मोटा मोटी मेरे पास आधा टाइम है ना सर उसका, 60 घंटे का आधा टाइम है, 24 घंटा मतलब मैं 30 कर लूंगा उसको, है ना। तो सर मेरे को ऐसा लगता है, सर मैं सच बात बताऊं सर, भले पोर्शन आधा है बट कंपनी लॉ स्कोरिंग ज्यादा है। और एक चीज बताऊं सर क्या है, क्योंकि मैं ग्रुप 2 में ऑडिट पढ़ूंगा, तो ऑडिट के अंदर एक टॉपिक है कंपनी ऑडिट, जिसके अंदर कंपनी लॉ के ही सारे सेक्शंस रिपीट होंगे। सर मैं एक काम करता हूँ, सर मैं एक काम करता हूँ, आज ही हम ये लिस्ट बना रहे हैं ना सर, मेरा टारगेट क्या है, ये जो 12 संडेज मेरे को मिलेंगे ना सर 2-2 घंटे करके, सर मैं इसके अंदर आज ही लिख रहा हूँ सर आपके सामने, कंपनी लॉ रिवाइज करने वाला हूँ, बस खत्म। अब मेरे दिमाग में कोई दूसरा थॉट नहीं है, मैं पूरा के पूरा कंपनी लॉ रिवाइज करूंगा, खत्म। मतलब सर जिस दिन 11 मार्च की सुबह होगी उस दिन मेरी लिस्ट के अंदर लॉ के अंदर मैं यहाँ पे कंपनी लॉ को टिक मार्क कर चुका हूँगा। तकरीबन सर 50% मेरा लॉ खत्म हो चुका होगा। अब मेरे को एक बात बता, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? मतलब 11 मार्च की जब सुबह होगी ना, उस दिन मेरा बच्चा कंपनी लॉ लेकर नहीं बैठेगा, उस दिन मेरा बच्चा क्या लेकर बैठेगा, नेगोशिएबल, जनरल क्लॉजेस एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? मैं आपको इतना डिटेल प्लान कोई टीचर बनाकर नहीं देगा, मैं आपको डिटेल्ड प्लान बनाकर दे रहा हूं, और जो मेरे सब्जेक्ट नहीं है उस सब्जेक्ट तक का मैं प्लान आपको दे रहा हूं, उस सब्जेक्ट तक का। देख मेरे दोस्त, वैसे तो उम्मीद क्या है कि 11 मार्च तक जीवन कुछ भी नहीं हुआ तो चलेगा, G2 हो जाना चाहिए, G2 के पहले जो 3 टिक मार्क किए वो तो होने चाहिए, लेकिन फिर भी जो भी मैं कर रहा हूं सरप्लस है। टैक्सेशन में इस लेवल पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि टैक्सेशन तो आराम से निपटा दोगे तुम। 86 घंटे भाई, 86 घंटे में तो उथल पुथल कर दूं मैं पूरा, समझ रहा है, पूरा उथल पुथल कर दूं। अब आ गया लॉ का। लॉ का आज से मेरा किसी बच्चे को सोचने की जरूरत नहीं है कि सर मैं 14 तारीख से लॉ का क्या पढ़ूंगा। क्या पढ़ेगा? कंपनी लॉ पढ़ेगा। क्लियर हुआ? देख भाई मेरा काम है बताना, मानना नहीं मानना आपका काम है, उसमें और उसमें 50 ग्राम मानना, 100 ग्राम मानना या एज इट इज मानना वो भी आपका काम है। मेरा काम है मैं एक स्टूडेंट बन के आज आपके साथ प्लानिंग कर रहा हूँ। ठीक है सर, ये भी हो गया। अब आते हैं आगे, 3 घंटे। सर अपन एक काम करते हैं, आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, डन। सर अगली स्लाइड पे लिख दो ना सर। ठीक है, अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। टोटल कितने संडे मिल रहे हैं? 12 संडे। ठीक है, मैं यहाँ पे लेता हूँ 6 संडेज इंटू 3 आवर्स, 6 संडेज इंटू 3 आवर्स। ठीक है, हाँ अब सर कैसे करेंगे? नाउ दिस इज रियली अमेजिंग। कैसे करेंगे? दिस इज अमेजिंग। अकाउंट्स की बात करते हैं। अकाउंट्स का कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज जो आपको अकाउंटिंग में करनी, अकाउंटिंग और कॉस्टिंग में, आपको याद है मैंने आपको एक रिवीजन ट्रैकर दिया था, मैं आपको वापस दिखाऊं एक बार। कॉस्टिंग की बुक्स तो जिसने परचेज की है, कॉस्टिंग की बुक्स के अंदर ही है। अकाउंटिंग का मैंने आपको अलग से रिवीजन ट्रैकर दिया था, मैं अभी वापस यहाँ इंसर्ट कर रहा हूँ ट्रैकर आप लोगों के लिए। और जिसके पास नहीं है, जिसने नहीं बनाया, कोई बात नहीं, अभी बैठ के बना लेना, अभी बैठ के बना लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं एक चीज बताऊं, मैं
इतना पॉजिटिव इंसान हूं ना, मेरे लिए कोई भी चीज में कभी देरी हुई नहीं है, सच बता रहा हूं मैं समय का गुलाम नहीं बनना पसंद करता हूं, मैं समय को अपना गुलाम बनाना पसंद करता हूं। ठीक है, तो जितने भी बच्चे सेशन देख रहे हैं सब लोग ध्यान से सुनना। ये ट्रैकर मैंने आपके साथ मेरी प्लस बैच के पहले दिन शेयर किया था। इस ट्रैकर में मैंने आपको क्या ये पूरे चैप्टर के नाम दे दिए। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा था कि आपको अभी से लेकर अप्रैल तक यहाँ प्लानिंग करनी है कि आप कौन कौन से महीने में उस चैप्टर के कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो। यू हैव टू लिटरली राइट क्वेश्चन नंबर, जो मैंने आपको मेरी AAA क्लास बुक से, मेरी बुक से पढ़ाया है, उसका क्वेश्चन नंबर आपको लिखना है कि मैं सितंबर में प्रॉफिट एंड लॉस प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का कौन सा क्वेश्चन करूंगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2023 तक की प्लानिंग। मैं उम्मीद करता हूं आपने ट्रैकर भरा होगा। अगर आप मेरी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे, आप, ये आपका होमवर्क है। आज की तारीख 10 दिसंबर है ना, 14 दिसंबर तक आप ये फुलफिल करो। आज बैठ के 4 दिन के अंदर ये पूरा भरो, पूरा के पूरा भरो। सर आइडियली आपके हिसाब से कितना करना चाहिए? भाई एक चीज बताऊं, एक चैप्टर का एक ही क्वेश्चन सेलेक्ट कर, ज्यादा से ज्यादा 2। क्यों सर? इसका लॉजिक क्या? मैं अब तेरे को लॉजिक समझाता हूँ। तूने लॉजिक पूछा, मैं लॉजिक बताता हूँ। एक काम कर, एक महीना उठा ले जनवरी 2023 का, अगला महीना। सर दिसंबर 23 क्यों नहीं? अबे तो सवाल बहुत पूछता है सर, पर आप जवाब नहीं देते। अभी क्या प्रपोज कर देगा क्या? नहीं सर, वो ऐसी कोई इच्छा नहीं। ठीक है, फिर मैं भी मना करने वाला हूँ। वैसे जनवरी इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि जनवरी पूरा महीना है। ठीक है, दिसंबर इसलिए नहीं उठा रहा हूं मैं क्योंकि दिसंबर जो है आधा ही महीना आपको मिलने वाला है। जनवरी पूरा महीना उठा लेते हैं। ठीक है, डन। जनवरी महीने के अंदर अगर मैं हर एक चैप्टर का एक भी क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को छोड़ के, तो 1 2 3 नहीं 1 ही लिखूं, नहीं तो आप इसको भी मिस इंटरप्रेट करोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर मैं हर चैप्टर का एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूं जनवरी महीने में, मुझे 12 क्वेश्चन सॉल्व करने। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का एवरेज टाइम पकड़ लेना 20 मिनट। वैसे मैं बहुत ज्यादा पकड़ रहा हूं, बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको, आप चाहो तो टी फॉर्मेट बना के करो, आप चाहो तो रफ बुक में करने का बेटा कुल मिला के ना, तो मैं 15 कर दूं, 20 की जगह 15 कर दूं। चल ठीक है, जानने ना यार, छोड़ना सर। तो 12 क्वेश्चंस 20 मिनट की, और क्वेश्चंस मतलब बड़े वाले लेने के, डिवाइडेड बाय 60 मिनट, मतलब मुझे इसमें कितने घंटे लगेंगे बेटा जी? 4 घंटे लगेंगे। मतलब हर महीने में, मतलब हर महीने में 4 घंटा मेरा इस चीज में जाने ही वाला है। बराबर है? पक्का? 100% क्लियर? अब अपने पास अकाउंट्स के लिए टोटल 18 घंटे अवेलेबल है। बराबर है? 18 घंटे अवेलेबल है। जनवरी में जाएगा, फरवरी में जाएगा, 4 8 घंटे यहाँ पे जाएंगे। और फिर बाद में दिसंबर और मार्च को एक महीना मैं पकड़ लूं तो 12 घंटे यहाँ पे जाएंगे ही जाएंगे। बराबर है? मतलब 18 घंटे का जो आपका शेड्यूल है, ये शेड्यूल के अंदर मैं यहाँ पे माइनस करता हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग एज पर रिवीजन ट्रैकर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई कैलकुलेशंस? प्रॉब्लम सॉल्विंग एज पर रिवीजन ट्रैकर। ठीक है, आपको कैलकुलेशन समझ में आया? जनवरी के 4 घंटे, फरवरी के 4 घंटे, दिसंबर के 2 घंटे और मार्च का मैं 2 घंटे पकड़ता हूं, तो कितना हो गया? 12 घंटा हो गया। मैं कितना घंटा माइनस कर रहा हूं? 12 आवर्स माइनस कर रहा हूं। तो हमारे पास बैलेंस कितने घंटे बचेंगे बेटा जी? बैलेंस बचेंगे हमारे पास 6 घंटे। कोई बात नहीं, आपको लग रहा होगा आप कुछ नहीं कर रहे हो, मैं आपको बता रहा हूं बहुत कुछ कर रहे हो, क्योंकि आप हर एक चैप्टर रिवाइज कर रहे हो। अकाउंट्स के अंदर आप हर एक चैप्टर रिवाइज कर रहे हो दोस्त, कोई एक चैप्टर नहीं, आप हर एक चैप्टर रिवाइज कर रहे हो। ये मजाक नहीं है। और ये स्ट्रेटेजी मैंने अकाउंट्स नहीं कॉस्टिंग के लिए भी आपको पहले बता दी थी। सेम चीज मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ कॉस्टिंग के लिए। मैं वैसे कॉपी पेस्ट करता नहीं हूँ, बट आज आप लोगों के लिए देखो सेम चीज यहाँ कॉपी पेस्ट किया कॉस्टिंग के लिए। अब ये 6 घंटे की प्लानिंग करने की मैं आपको बताता हूँ अकाउंटिंग के अंदर ये 6 घंटे में कौन कौन से टॉपिक करने का। 2 अप्रोच है, या तो मैं बड़े बड़े 1-2 टॉपिक कर लूं, उससे ज्यादा होंगे नहीं, या मैं छोटे छोटे सारे टॉपिक खल्लास कर दूं। कॉन्फिडेंस ज्यादा किससे बढ़ेगा? मेरे को जवाब दो, मैं आपको बताता हूं। बड़े बड़े 1-2 टॉपिक करने से या छोटे छोटे ज्यादा टॉपिक करने से कॉन्फिडेंस किससे ज्यादा बढ़ेगा आपका? ऑब्वियसली सर, मेरे को लगता है मैं एज अ स्टूडेंट
आई थिंक छोटे छोटे टॉपिक्स करूंगा ना, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। लेकिन अगर किसी का ऑपोजिट है तो आप बड़ा भी कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 घंटे के अंदर आप, मैं दोनों का आंसर दे देता हूँ, ठीक है? दोनों बच्चे मेरे ही है ना, मतलब वैसे नहीं वैसे, है ना? तो 6 घंटे के अंदर मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है? पहला ऑप्शन है आई विल कवर स्मॉल टॉपिक्स। दूसरा ऑप्शन है आई विल कवर बिग टॉपिक्स। स्मॉल टॉपिक्स की अगर मैं बात कहूं तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट और लॉस, प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन उठा लो। टाइम बोलो कितना टाइम लगता है रिवाइज करने में? मैक्सिमम 1 घंटा, है ना? 5 घंटे बचे आपके पास। उसके बाद बोनस एंड राइट, रुको रुको, उसके बाद रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, उसके बाद रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ये 3 टॉपिक को 2 घंटे लगेंगे। इसको 1 घंटा लगेगा, इन 3 टॉपिक्स को 2 घंटे लगेंगे, बराबर है? इसको मैं बाद में अलग से लूंगा। ठीक है, और क्या ले सकता हूं बेटा जी यहाँ पे? छोटा टॉपिक सोचो। सर एक काम करें, यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं, ये रहा ना सर लिस्ट, तो देखो हायर परचेज छोटा टॉपिक है, उसको मैं उठाऊंगा और उसके साथ मैं ले लेता हूं सर, छोटा नहीं है बट मैं सर इंश्योरेंस क्लेम्स ले लेता हूं। वो बड़ा टॉपिक है बट ले लेता हूं। चलो मैं पहले इंश्योरेंस क्लेम लिखता हूं। इंश्योरेंस क्लेम्स को और हायर परचेज को दोनों को मिला के 2 घंटे में आप कर सकते हो। एग्री करते हो? जैसे तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा इंश्योरेंस क्लेम, आधा घंटा हायर परचेज इंस्टॉलमेंट, तो भी 5 घंटे। अरे भाई देख तेरे चैप्टर कौन कौन से हो गए? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। भाई साहब चल क्या रहा है? ठीक है ना, कोई बात नहीं। अब एक काम कर, यहाँ पे 2-4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जोड़ ले, काम हो जाएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ले ले बेटा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहाँ पे आप चाहो तो 2 ले लो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 ले लो। 2 और 10 कर लोगे, आपका 1 घंटा उसमें निकल जाएगा। भाई तेरी लिस्ट देख, तेरी लिस्ट देख, तू कितना कुछ कर चुका है। मेरे को एक बात बता, मैं यहाँ पे 11 मार्च को ग्रुप 1 अकाउंटिंग को टिक मार्क करता हूं, बहुत ज्यादा नहीं बट कंजर्वेटिवली क्या मैं कह सकता हूं कि मेरी 50% से ज्यादा मेरी रिवीजन हो चुकी है। 50% से ज्यादा मेरी रिवीजन हो चुकी है। मेरे को इस चीज का जवाब दे, है कि नहीं मेरे दोस्त? पता मेरे को 50% से ज्यादा मेरी रिवीजन हो चुकी। अच्छा, जिसको बड़े टॉपिक करने हैं, सपोज मैं वो भी यहाँ लिख देता हूँ। सपोज यहाँ पे आपको ये सब सोचना ही नहीं है। अब देखो मैं आज आपको पूरी लिस्ट बना के दे रहा हूं, ठीक है? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट उठा ले मेरे दोस्त, उसमें ही तेरे 3 घंटे निकल जाएंगे, ठीक है? हमने पूरा करके देखा अभी, ठीक है? कैश फ्लो स्टेटमेंट उठा ले, उसके साथ एक काम कर, ब्रांच और डिपार्टमेंट उठा ले, और फिर तेरे पास सिंगल एंट्री का टाइम नहीं बचेगा। नहीं नहीं, 6 घंटे में नहीं कर पाओगे। कैश फ्लो ब्रांच डिपार्टमेंट में 5 घंटे खत्म हो जाएंगे। फिर यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ले ले कोई, AS11 तो करना ही पड़ेगा ना, ब्रांच अकाउंटिंग करेगा, फॉरेन ब्रांच, बस खत्म। ये ऑप्शन है, बिग टॉपिक करना है 6 घंटे में, ये ऑप्शन है। भाई ये प्लानिंग अगर करी हुई रही ना, ना तेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा और ना तू कभी कंफ्यूज होगा कि भाई मेरे को करना क्या है। तेरे सामने पूरा प्लान है, ये तुझे करना है। साइकोलॉजिकल अगर आप पे असर होता है, मुझ पे तो होता है, बट साइकोलॉजिकल अगर आप पे असर होता है ना, तो मेरे हिसाब से छोटे छोटे टॉपिक उठाने चाहिए। जब यहाँ पे टिक मार्क होता, अच्छा मेरे को एक चीज बता, अगर अगर आप छोटे टॉपिक कर भी रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ी है यू आर नॉट कीपिंग इन टच विद बिग टॉपिक। Since you are solving one question of every topic every month, this revision tracker is very important. I'm telling you once again, don't take it lightly, dear. I'm again repeating. I've given this revision tracker, same tracker for cost accounting and same tracker for group 1 accounting. कॉस्ट अकाउंटिंग की किताबें जिसने भी परचेज की है, कॉन्फ्रेंस आप पे किताबें हैं, उन लोगों को पता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर
तो दोस्त मैंने आपको ये रिवीजन ट्रैकर इनबिल्ट दिया है, बुक के अंदर ही है। दिखाऊं मैं आपको कॉस्टिंग का भी। सेल्फ स्टडी स्ट्रेटेजी चार्ट और रिवीजन ट्रैकर दोनों चीजें आपको दी गई है ना। ये देखो कॉस्टिंग का, ये रहा रिवीजन ट्रैकर कॉस्टिंग का। एग्जैक्टली वैसे ही मंथ्स आपको लिखने हैं अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट। तो कौन कौन से चैप्टर के कौन कौन से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं ये आपको खुद को डिसाइड करना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई बात नहीं, अंशुल अग्रवाल तो बहुत बड़ बोला है, पहले दिन से बहुत बड़ 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 करते आ रहा है, ठीक है, पहले दिन से बहुत बोलता रहा, नहीं किया तूने, नहीं किया, कोई बात नहीं, हर गुनाह की सजा मौत थोड़ी होती है भाई। नहीं किया ना, आज बैठ के कर ले, आज बैठ के कर ले। ट्रिपल ए इंडेक्स मैंने बनाने को बोला था, सबको पता है। रजिस्टर का इंडेक्स बनाने को बोला था, सबको पता है। रजिस्टर का इंडेक्स बनाया क्या? नहीं सर, नहीं बनाया। सर क्या होता है ट्रिपल ए इंडेक्स, कैसे लिखता है? अभी बताऊं, आई चला बात नहीं दाखो तो। ये है ट्रिपल ए इंडेक्स। हर बार मैंने बताया था कि रजिस्टर को कैसे मेंटेन करना है। पहले दिन से हम तैयारी किस दिन की कर रहे हैं? इसी एक दिन की कर रहे हैं, है ना। सर नहीं किया, आज कर, अगले 4 दिन में बैठ के कर। तो आप ये मत समझो कि अगर आप इतने टॉपिक्स रिवाइज कर रहे हो तो आप इतने ही टॉपिक्स रिवाइज करो, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। आप हर एक महीने में हर एक चैप्टर का एक क्वेश्चन सॉल्व करो। और मैं अभी भी बोल रहा हूं, क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट सिर्फ एक ही करना है, मल्टीपल मत करना। और उसका क्वेश्चन नंबर आपके पास होना चाहिए। आज भी नहीं है तो आज भी बैठ के लिख लेना, समझ रहा है। अब आते हैं कॉस्टिंग के अंदर, है ना। ये तो हो गया ग्रुप 1 अकाउंटिंग। अब आते हैं, समझ गए मेरी बात। ये लिस्ट मेरी देखना यार कितनी जबरदस्त बन रही है। मेरा मतलब 11 मार्च को पोजीशन देख, 50% अकाउंट्स हो गया, 50% लॉ हो गया, 100% कॉस्टिंग हो गया, नहीं 100% टैक्स हो गया, तकरीबन 50% कॉस्टिंग हो जाएगा। कॉस्टिंग के अंदर 6 घंटे बचते हैं एग्जैक्टली। जैसे मैंने अकाउंट्स के अंदर आपको रिवीजन ट्रैकर भेजा, अकाउंट्स के अंदर जो रिवीजन ट्रैकर है वैसे ही कॉस्टिंग का रिवीजन ट्रैकर है। बैठ के सबसे पहले क्या करने का? क्वेश्चन नंबर आइडेंटिफाई करने का, मंथ्स मैप करने का ना बेटा, यहाँ पे मंथ्स है ना। तो अभी आपका अटेम्प्ट आएगा तो अप्रैल 2023, मार्च 2023, फरवरी 2023, जनवरी 2023, दिसंबर 2022। अब जो नहीं किया अतीत को भूल जा। ये 3 कॉलम तेरे अतीत पे लगे, दामन पे लगे दाग है, इसको छोड़ देना। तेरे दामन के लगे दाग है, छोड़ दे इसको, दागीले कहीं के। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ पे कर प्लानिंग, यहाँ पे प्लानिंग कर, ठीक है। थ्योरी तो क्या ही करना है, डैश डैश डैश। मटेरियल कॉस्ट के कौन कौन से क्वेश्चंस में यहाँ सॉल्व। अच्छा, कॉस्टिंग के अंदर तो काफी बार छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, तो सिंपल है। अगर सपोज आप सोच रहे हो कि मैं मटेरियल कॉस्ट के अंदर दिसंबर के अंदर 3 क्वेश्चंस कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं ईओक्यू का ले लेता हूँ, एक इन्वेंट्री लेवल का ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन ईओक्यू का ले लिया, एक इन्वेंट्री लेवल का ले लिया, और एक डिसाइडिंग अपॉन द ऑर्डर साइज, है ना, वो अलग अलग प्राइसिंग के हम टेबल बनाते हैं। ये 3 क्वेश्चंस ले लिए क्योंकि तीनों छोटे छोटे हैं। तो मैं हो सकता है जनवरी 23 के अंदर एबीसी का क्वेश्चन मैप कर लूं, डिपेंड करता है ना, ये आपको प्लान करना पड़ेगा। तो मोटा मोटी यही कैलकुलेशन आपका कॉस्टिंग के अंदर बैठने वाला है कि 18 घंटे में से 12 घंटे चला जाएगा, आपका 6 घंटा आपके पास बैलेंस बचेगा। अब ये 6 घंटे के अंदर आपको क्या करना चाहिए? 6 घंटे के अंदर कुछ टॉपिक्स उठा लेने चाहिए, रिवाइज करने चाहिए। जैसे कि क्या? जैसे कि सबसे पहले मेरे हिसाब से आपको फोकस करना ही चाहिए, वो है चैप्टर नंबर 1, थ्योरी टॉपिक। चैप्टर नंबर 1 थ्योरी टॉपिक, इसकी आपकी कम से कम एग्जाम से पहले 2 रीडिंग्स होनी चाहिए। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि कॉस्टिंग के पेपर में बहुत सारी थ्योरी आती है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, है ना। बाकी इसके ऊपर चर्चा करेंगे। कॉस्टिंग के ऊपर सिमिलर सेशन रखा है 12 तारीख को, मंडे को सुबह 8 से 10, उसके अंदर चर्चा करेंगे। कॉस्टिंग में अभी नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे, अब देखो, अगर मटेरियल लेबर ओवरहेड लेकर बैठ गए ना, तेरा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। मेरे हिसाब से ऐसे नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको 6 घंटे मिले ना, मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना चाहिए। आपको करना चाहिए चैप्टर नंबर 6 कॉस्ट शीट, ठीक है। 1 घंटा मैं इसका पकड़ता हूँ, कॉस्ट शीट हो गया चैप्टर नंबर 6। उसके बाद उठा लो चैप्टर नंबर 8,
चैप्टर नंबर 8 है यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग, जो कॉस्ट शीट से जुड़ा है। उसके बाद आप उठा लो यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग, जो अभी हमारा चल रहा है। भाई कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग में कल भी तो हमने बैठ के कॉस्ट शीट ही बनाई है ना। अब मैं आपको बताऊं, इन तीनों का आप पकड़ लो मोटा मोटी एग्रीगेट ड्यूरेशन 2.5 घंटा, 2.5 घंटा हायर साइड बजट कभी भी हायर साइड में बनना चाहिए। 2.5 घंटा पकड़ लो तीनों का एग्रीगेट ड्यूरेशन, ठीक है। अब ये हो गया आइडेंटिकल टॉपिक में, और कुछ नहीं बचा है, 2.5 और 1 3.5 हो गया ना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक ऐसा टॉपिक उठाता हूँ जिसमें मेरा थोड़ा दिमाग चल जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ चैप्टर नंबर 9 उठा लेता हूँ, सर्विस कॉस्टिंग। बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ये टॉपिक, है ना। और फिर मैं यहाँ पे जोड़ लेता हूँ स्कोरिंग टॉपिक, चैप्टर नंबर 13 मार्जिनल कॉस्टिंग। दो घंटा मान के चल, 1 घंटा मान, 2 4 5 6 6.5 घंटे, ठीक है, निकाल लेंगे, खत्म। हम मैं आता हूँ, देखो कॉस्टिंग पे 1 नंबर हमने कर लिया, कॉस्ट शीट कर लिया, कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग, यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग। बताओ ना यार मेरे को क्या डिफिकल्ट लग रहा है, ऑनेस्टली मेरे को बताओ, जवाब दो, ऑनेस्टली मेरे को बताओ, डू यू थिंक ये डिफिकल्ट है? कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि नहीं? मैं यहाँ पे टिक मार्क कर दूंगा, 50% मैं कह सकता हूँ टिक मार्क हो गया मेरा, 50% मेरा यहाँ पे खत्म हो चुका है। मतलब 11 मार्च को अगर मेरी ये पोजीशन है, मैं आज आपको राइटिंग में दे सकता हूं, यू विल पास बोथ ग्रुप्स इन मे 2023, और ये मैं आपको राइटिंग में दे रहा हूं। यहाँ पे आज की तारीख है 10 दिसंबर 2022, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस applied. Terms and conditions applied. ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। अब इसकी आगे की जो प्लानिंग है उस पर मैं अभी बात नहीं करूंगा, देयर इज नो पॉइंट टॉकिंग राइट नाउ, राइट। 11 मार्च के आगे की प्लानिंग, उसकी प्लानिंग हम जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं सबको मैं एक चीज और सजेस्ट करूंगा, जो बच्चे सिर्फ ग्रुप 1 दे रहे हैं, ये मतलब ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 और 4 वाले बच्चों को मेरे मेंटरशिप सेशन जरूर अटेंड करना एडवांस्ड अकाउंटिंग में। जैसे मैं ग्रुप 1 अकाउंटिंग में मेंटरशिप सेशंस लेता आया हूं, वैसे ही मैं मेंटरशिप सेशंस लेता रहूंगा एडवांस्ड अकाउंटिंग की बैच के अंदर। रेगुलर क्लासेस अटेंड करो नहीं करो, वो आप जरूर अटेंड कर लेना, डेफिनेटली अटेंड कर लेना, समझ लो। ICITSS आर्टिकलशिप सबके बारे में बताऊंगा, लेकिन सब कुछ हो जाए। चित्रांश भाई, आपके सवाल का जवाब ऑलरेडी हो चुका है, ऑलरेडी मतलब अर्जा बीत चुका है ना उसका जवाब देकर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हो आप मेरी बात? आई सबको स्ट्रेटेजी समझ में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, और एंजॉय करोगे ना इसमें। आपको मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं, हाथ आप 4 लोगों का पकड़ सकते हो, उंगली सिर्फ किसी एक की पकड़ सकते हो, यह चीज ध्यान में रखना। मेले में जब जाते थे तो मम्मी के साथ भी जाते थे, पापा के साथ भी जाते थे, तो उंगली या तो मम्मी की या पापा की पकड़ सकते हैं। टीचर्स आपकी लाइफ में बहुत आएंगे, फॉलो आप किसी एक टीचर को ही कर सकते हो, ये चीज आपको समझना है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आपने इस चीज का ध्यान नहीं रखा तो प्रॉब्लम होगी। आप हर टीचर से बात करोगे, हर टीचर आपको अलग स्ट्रैटेजी बताएगा। हो सकता है कोई टीचर सिर्फ अपने सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी बताए, मैं आज आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट की पूरी स्ट्रैटेजी बता के जा रहा हूँ, टोटल स्ट्रैटेजी। और मैं ये प्राउड से कहना चाहता हूँ कि मेरी ये जो बैच है, ये मेरी पर्सनल, ये अनअकैडमी की सबसे बेस्ट बैच है, अभी तक की बेस्टेस्ट बैच। Everything is covered in such a detailed content which I have no words to explain, no words to explain.
आप मुझसे काफी बार पूछते थे कि सर आप खुद को एवरेज स्टूडेंट कहते हैं, बट हाउ यू मैनेज टू पास इंटरमी फाउंडेशन इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, ये है आपके सामने उसका आंसर। मैं ऐसे बैठ के स्ट्रेटेजाइज करता था, ऐसे बैठ के मैं प्लानिंग करता था। हमेशा ध्यान रखना दोस्त, नो एक्शन will give you result if it's without planning. I repeat, no action will give you result if it's without planning. Number 2, no planning will give you result if it's without action. No planning will give you result if it's without action. Number 3, if you want result, you need to first plan and then you need an action on it. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमने बैठ के, आपको नहीं पता है बट मैंने आपके कई घंटे बचा दिए हैं। आप बैठ भी जाते थे ना, आप इतना प्लान नहीं बना सकते थे, बिल्कुल नहीं बना सकते थे। मैंने आज आपका ये प्लान आप लोगों से बनवा लिया है, लिटरली मैं आपको कह रहा हूँ बनवा लिया है ये प्लान। और भी बहुत सारे प्लान्स मेरे माइंड में चल रहे हैं, पर वो मैं अभी नहीं बोलूंगा जब तक मैं उस पर काम ना कर दूं, मेहनत ना कर दूं। पर वो प्लान्स भी चलेंगे। जब वो प्लान्स चलेंगे आपके सामने, सबके सामने आ जाएगा कि और अंशुल अग्रवाल के दिमाग में क्या खुराफत चल रही है। अब जो ऑप्शन नंबर 1 और 3 के बच्चे हैं, उनको अब इसके बेसिस पे खुद का प्लान बनाना है। समझ लो, अब खुद का प्लान बनाना है। सर आप ऐसा प्लान हमको नहीं बना के दे सकते? बिल्कुल नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि आप सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग है। अभी कोई बच्चा कहता है सर मैंने अभी पिछले महीने नवंबर से ग्रुप 1 पढ़ना चालू किया है, मैं कैसा करूं? उसका प्लान अलग बनेगा ना दोस्त, उसका प्लान अलग बनेगा। कोई कहता है सर मैंने चालू 25 अगस्त से किया है पर बीच में 1-1.5 महीना मेरा बैकलॉग आ गया, उसका प्लान अलग बनेगा। आई कैन नॉट गिव यू वन प्लान, आई कैन नॉट गिव यू वन प्लान। जो ऑप्शन 3 के बच्चे हैं उनको क्या करने का है? जैसा मैंने कहा, 1 या 2 सब्जेक्ट जो आप ग्रुप 2 का अटेंड कर रहे हो वो आप लाइव अटेंड कर लो, खत्म। लाइव अटेंड कर लो, खत्म। उतना आपका टाइम सेव हो गया। Are you getting my point? What I'm trying to say? ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इस चीज को समझना है, इस चीज को फॉलो करना है। Once you follow this, everything is taken care. So let me make one call now. आप कुछ भी कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। You have the limited time. ओहो, कॉल डिक्लाइन कर दिया, कोई बात नहीं, याद रखेंगे सर आपको। ग्लिच होगा। ओके, लेट मी रिफ्रेश। ओके, मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ जिसको कॉल कर सकूं, और सब्जेक्ट टू ग्लिच आई रियली डोंट। हेलो गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ मैम। लास्ट डे ऑफ द बैच, क्या कहना चाहेंगे इससे पहले कि ग्लिच आपका कॉल काट दे? कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं सर, बट दिल से थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच। हाउ वाज योर बैच? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? व्हाट यू वुड लाइक टू शेयर? आपका नाम और शहर का नाम बताएं सबसे पहले। सर आई एम फ्रॉम विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। ओके। सो पहले मैंने ऑफलाइन क्लासेस किया था, फाउंडेशन। सो मुझे वो डिफरेंस पता चल रहा है, मैंने ऑफलाइन और ऑनलाइन में बहुत देखा। और पहले मेरी मम्मी भी नहीं मानी ऑनलाइन क्लासेस के लिए। जैसे लगता है एट सम पॉइंट यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड कि घर पे बैठे बैठे क्लासेस कर रहे हो। मम्मी ने बोला यार कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने पहले जैसे बताया मैंने आपके सेशन से देखा था अनअकैडमी वाला। अच्छा। सो मैंने लिटरली अनअकैडमी आरटीपी एमटीपी बैच से ज्वाइन किया। ओके। फाउंडेशन में। ओके। सो तब मेरी मम्मी ने देखा मेरी पढ़ने का स्टाइल भी बदला। लिटरली मैं स्कूल में भी उस टाइम के गर्ल्स में से मैं पढ़ती भी नहीं थी लिटरली। ओके। तो आज मुझे वो डिसिप्लिन हो, जिस तरीके से बैठकर प्रोडक्टिवली अपना टाइम यूज करना, सब कुछ बदला सर। ग्रेट, I'm very happy. So Ramya, where are you finding yourself out of the 4 options that we just discussed? Any day, आपने जिस दिन से बोला सिर्फ 8 पेपर के बारे में सोचना, from the first day.
बहुत अमेजिंग है. थैंक यू सो मच रम्या. मे गॉड ब्लेस यू विद ऑल द सक्सेस, प्रोस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस. और हम लोग जरूर मिलेंगे और एडवांस अकाउंटिंग के अंदर मिलते रहेंगे. अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छा रिजल्ट लेकर आना है. आई विल बी वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स, है ना? Yes, sir. थैंक यू सो मच. Thank you. Bye, sir. बाय. गुड मॉर्निंग सर. हेलो, मॉर्निंग सर. लिमिटेड टाइम है, ग्लिच कितनी देर अलाउ करेगा मुझे पता नहीं. बताइए सर, हाउ आर यू? आई एम गुड सर, हाउ आर यू? मैं बढ़िया हूँ सर, बताइए. थैंक यू फॉर. हेलो. हाँ जी सर, बोलिए बोलिए. थैंक यू सर फॉर दिस बैच. वेलकम. लाइक लिटरली एवरी मोमेंट इज लाइक अनफॉरगेटेबल सर. हर एक मोमेंट बहुत बेस्ट था. द जोक्स, द थिंग्स, कुणाल की जोक्स. माय मॉम आस्क्ड, लड़का कौन है, कौन मर गया, क्यों सर हंसते रहते हैं हमेशा. Like literally she asked so many times I couldn't say what to say. And so there are so many jokes which makes me laugh anytime. Like किसी बच्चे ने पूछा ताश क्या है करके, आप बोले थे कि ताश मतलब मैं ताश पट्टी बांट के खेलता हूँ. मुझे वो जो इतना अच्छा लगा, मैं अभी भी हंसता हूँ सर. Each and every moment is so unforgettable sir. Thank you so much sir. Welcome. So how was today's session? You liked today's session? You understood everything? Yes sir, proper planning हो गई है. जहाँ पे जो लैग हो रहा था उसके लिए डायरेक्शन मिल गया है कि क्या करना है, क्या नहीं करना और कैसे करना है. एंड जो मेरी वीकनेस थी, अब मुझे लग रहा है मुझे वहाँ पे फोकस ज्यादा करना पड़ेगा. तो जहाँ पे बेटर है उनको कम टाइम देके पर उनको साथ लेके चलना पड़ेगा सर. चलो, बहुत अच्छी बात है. अच्छे से ध्यान रखो ऋषि अपना, और अपना बेस्ट देते रहो. आपको अपना बेस्ट करना है और आई वांट रिजल्ट्स. दैट्स ऑल आई एक्सपेक्ट. श्योर सर. ठीक है, चलो. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. कैसे हो सर? अब बेटर फील कर रहे हो? लास्ट दिन है तो बेटर फील करना ही है. थैंक यू सो मच फॉर द बैच सर. मतलब लिटरली इस बैच में बहुत मजा आया. जोक्स, पढ़ाई, सारा सिलेबस पूरे टाइम पे खत्म हुआ. तो थैंक यू सो मच फॉर दैट. Absolutely. What is the major, I should say, what are three major learnings? Oh, I thought so. Let me refresh. So this is a glitch, and this glitch persists. My goodness, look at the number of students who have raised hands. Man, I wished I could have covered this backlog, but it looks next to impossible to cover this backlog. अरुल है यहाँ पे, ये रहा. यस सर. तो सर 3 मेजर लर्निंग्स हुई. एक तो सर जैसे आपकी प्लानिंग जो होती है, अभी आप बहुत आगे तक का प्लान कर लेते हो, वो चीज कैसे करनी है. दूसरा सर कॉन्फिडेंस कैसे गेन करना है. लाइक आपने बताया छोटे टॉपिक से ज्यादा जल्दी कॉन्फिडेंस गेन होगा, कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए. और सर थर्ड आई वुड से कि अपने ऊपर ट्रस्ट रखो और कॉन्फिडेंस. लाइक सर जैसे आप हमेशा कहते हो कि पेशेंस और ट्रस्ट रखो अपने टीचर पे. और सर साथ में जैसे अगर किसी दिन पढ़ाई का नहीं मूड होता तो उस दिन को आप रेस्ट डे करो एंड देन नेक्स्ट डे ज्यादा प्रोडक्टिव हो. तो ओवरऑल सर बहुत कुछ सीखने को मिला ऐसे बैच में. लाइक फाउंडेशन में इतना नहीं मिलता जो हमें इंटर में मिलती है चीज. बहुत अच्छी बात है. आई एम वेरी हैप्पी. और मुझे बहुत खुशी हुई है जान के कि चलो आपको ये बैच से इतना इनपुट मिला है. तो अब व्हाट डू यू लुक द वे फॉरवर्ड? आगे का क्या दिख रहा है रास्ता? आज की प्लानिंग कैसी रही, आज की स्ट्रेटेजी? सर आज की अच्छी रही. मैं थोड़ा लेट आया था तो मैंने अभी की देखी है. स्टार्टिंग की मैं दोबारा देखूंगा. निपट गया. रिफ्रेश. दादाजी कहाँ पे है? दादाजी से बात करते हैं. बहुत ज्यादा सहयोग रहा आपका, आशीर्वाद रहा आपका इस पूरी. कहाँ पे गए दादाजी? प्लीज रेज योर हैंड. हाँ, हियर इज अवर दादाजी. माय, अगर बैच में किसी की सबसे पहले बलि चढ़ी है तो इसी की चढ़ी है. गुड मॉर्निंग सर. हाँ हाँ, प्रणाम दादाजी.
बोलो सर, क्या बोल रहे हैं? अरे आप हाँ हो या आप रो रहे हो? नहीं, बस वेट कर रहा था ये फोटो का, मेरे को पता था आएगा। हाँ, बहुत बहुत सही रहा बैच। कैसा रहा आप बताइए, हाउ वाज इट एवरीथिंग? सर एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ, बट बहुत मजा है इसमें सही में। मतलब पता चल गया आज क्या करना है, आगे का कैसे करना है सब। आपका स्ट्रेटेजी तो मतलब बेस्ट ही रहता हमेशा। तो अब दोनों ग्रुप देने का प्लान कर रहे हो भाई? यस सर, बोथ ग्रुप आपने जो बताया वैसे करना है। फिर देखेंगे, फिर इतना रिजल्ट का नहीं सोचेंगे, जो करना है वो कर। हाँ, जो करना है वो करना है, बिल्कुल सही कहा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ सर। ओह, the टुनुनु first few calls it was देखो कटा, अरे भाई do I need to refresh? So मैं भी मैनुअली यहाँ पे एक स्टूडेंट को कॉल कर रहा हूँ, मैनुअली हम बात करेंगे। आवाज आ रही है सभी को? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो आप? मैंने कहा ग्लिच आएगा, ग्लिच के बीच में तो मैं कैसे ही कॉल करूंगा, तो लेट मी कॉल दिस वे। आपके लिए कुछ लिखा है? मेरे लिए कुछ लिखा है, बताएं। जी सर। अच्छा, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से, पहले ये सबको बता दो। मेरे को पता है बट सबको। मेरा नाम शुभम है, मैं कोलकाता से हूँ। सो ही शुभम एंड ही इज फ्रॉम कोलकाता। हम लोग अभी मिले थे तो कोलकाता से हैं। बताइए शुभम। यस, तो लिखा था मैंने, डियर ताज, माय फेवरेट टीचर, दिल से शुक्रिया है आपका हमें सही और गलत का फर्क बताने के लिए। बोरिंग सी ए फॉर अकाउंट्स और सी फॉर कॉस्टिंग की क्लास को इतना इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। ना समझते हम शुरुआत में, फिर भी पीटीएस बोलकर अपने ऊपर भरोसा दिलाने के लिए। एक एवरेज से स्टूडेंट को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए। हाथ नहीं छोड़ेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे बोलकर हमेशा साथ निभाने के लिए। हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए। दिल से शुक्रिया है आपका कि टीचर भी फेवरेट हो सकते हैं, ये बात सामने लाने के लिए। Thank you sir. Thank you so Thank much you for so this much. amazing batch. Thank you so much, Shubham. I'm speechless. Thank you so much. Thank you. God bless you, Shubham. Thank you sir. जो भी है ना सर, आप कॉल करता। बिल्कुल बिल्कुल भाई, थैंक यू सो मच। Thank you so much. I will call दादाजी once again because दादाजी का कॉल कट गया था। Yes दादाजी, we are here. हेलो, Yes sir. गुड मॉर्निंग सर, बोलो कहाँ थे अपन? अपन कहाँ थे? अपन आज लास्ट लेक्चर पे हैं भाई, थे नहीं और हैं। तो सर बस अभी मतलब पढ़ाई करना है, उसके बाद में अगर कुछ रिजल्ट आड़ा टेढ़ा आता है तो फिर नहीं सोचेंगे उतना। नहीं सोचे यही है अभी तो बस। ग्रुप 1 का दोनों ग्रुप दे रहे हो आप, क्या सोचा है आपने? यस सर, हाँ सर, बहुत गुड। चलो बहुत अमेजिंग है भाई, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अमरावती में मैं जब भी आऊंगा मिलने आना मुझसे। डन सर, डन। चलो आप एक बार मैसेज कर देना। बिल्कुल, बाय। यस। तो डायरेक्टली स्वर्ग में कॉल लगा। आईएसडी तो आपको पता है ये आईएसडी के भी ऊपर होता है। माय गुडनेस, मैं कैसे कॉल करूं यार। ओके, लेट मी कॉल समवन who has showed demonstrated an extraordinary courage. Simran from New Delhi. हेलो सर, गुड मॉर्निंग। Good morning मैम। इको तो नहीं हो रहा ना? बिल्कुल नहीं मैम, बट बंद कब हो जाएगा पता नहीं। हाँ तो सर मैं ना पहले जल्दी बोल देती हूँ दैट या मैंने मतलब इस बैच के लिए तो बहुत सारे अच्छे वर्ड्स हैं, बट स्टिल मुझे आपके बारे में बोलना है दैट कि आप जब पढ़ाते हो तो एज अ टीचर हमने आपको देखा है, और जब आप मस्ती पढ़ाते हो तो एज अ फ्रेंड, और मतलब जब आप गाइड एज अ मेंटर, मतलब सब चीजें हमने आपसे एक पर्सन देखी है। थैंक यू सो मच फॉर सच अ ग्रेट पर्सन इन माय लाइफ और इन सबकी लाइफ में। थैंक यू सो मच। बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है सिमरन, बहुत ज्यादा। सर एक सेकंड, मैं ना अभी ब्लूटूथ कनेक्ट करती हूँ। ओके, और उसमें फोन अगर डिस्कनेक्ट हो गया तो बीच में
सिमरन? Yes. सब ठीक है? हाँ मैम बताएं। वैसे तो मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है, बट मतलब सीरियसली इतना नर्वसनेस होता है ना कि कुछ बोला ही नहीं जाता। कैसा रहा बैच? हाउ वाज एवरीथिंग? वी आर कंप्लीटिंग दिस बैच टुडे। बैच तो बहुत अच्छा है, मतलब आप पढ़ाते ही इतना अच्छा हो, सब समझ आ जाता है, और मतलब डाउट तो रहते ही नहीं है। अगर सेल्फ करे तो वो भी एकदम 100% क्लियर हो जाता है। क्लासेस से 95-97% क्लियर हो जाता है, और सेल्फ करने से तो वो 100 हो जाता है। अमेजिंग है। थैंक यू सो मच सिमरन। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जब भी दिल्ली आऊंगा हम लोग जरूर मिलेंगे, ठीक है? अरे बिल्कुल सर। और पता है मतलब जैसे अगर मतलब ऐसे आप लंच वगैरह के लिए जाते हो ना, तो प्लीज मुझे भी इनवाइट कर, बिकॉज मुझे आपके साथ बहुत अच्छे, मतलब बहुत सारा टाइम स्पेंड करना है ऐसे। ओके ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर, टेक केयर। आवाज आ रही है मेरी सबको या वापस रिफ्रेश करना पड़ेगा? सो बैच खत्म करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार हमारी इस बैच की अचीवमेंट बता देता हूं, हमारा इस बैच का ट्रैकर। सो सभी बच्चों को मैं बता देता हूं, बहुत ही ब्यूटीफुली आपने और मैंने साथ में मिलके इस बैच को बनाया है। ये इस बैच का ट्रैकर है आप लोगों के सामने, आप देख सकते हैं। सो मेरी जो ये इंटरमीडिएट की बैच है, ये बैच इस तरीके से बनी है कि एक एक दिन की नोटिंग आज हमारे पास है। 25 अगस्त जिस दिन पहले दिन ये बैच हुई है, तो ये गूगल शीट हम लोगों ने मेंटेन की है, जहाँ पे आपके पास सब कुछ नोटिंग है। कैसे हमने अगस्त के अंदर चैप्टर नंबर 1 चालू किया, फिर पहला मेंटरशिप सेशन हुआ 1 सितंबर को, जहाँ पे हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन की ऑफ सेटिंग राइट एक्सपेक्टेशंस, करेक्ट बिगनिंग। सितंबर मंथ आया, बोनस राइट इशू, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। फिर दूसरा मेंटरशिप सेशन अक्टूबर महीने के अंदर, कैश फ्लो स्टेटमेंट, डिपार्टमेंट अकाउंटिंग। तीसरा मेंटरशिप सेशन, अलग अलग महीना चलता गया, ये ट्रैकर भरता गया, और आज हम इस पॉइंट पे हैं कि आज की डेट है 11 दिसंबर, आज की डेट है 10 दिसंबर। आज हम लोग ये बैच खत्म करने जा रहे हैं। सब लोगों को बता दूं कि कल सुबह मैं वर्चुअल पेरेंट्स टीचर मीटिंग ले रहा हूं। ये पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो है, इसकी लिंक यहाँ पे नीचे पेस्ट की गई है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो है जूम पे भी होने वाली है और यूट्यूब पे भी होने वाली है। जूम पे लिमिटेड लोग ही अलाउ हो पाएंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सब लिंक्स यहाँ पे है। पीटीएम की वीडियो लिंक यहाँ पे, जूम की लिंक यहाँ पे है। तो आपके पेरेंट्स को कल मैंडेटरी अटेंड करना है। संडे कल सुबह 7:30 बजे से लेके 8:15 बजे तक 45 मिनट की ये पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। जूम मीटिंग 15 मिनट पहले की क्रिएट की गई है, तो आप पहले ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, जूम में लिमिटेड पार्टिसिपेंट्स होंगे, लेकिन आप ये पेरेंट्स टीचर मीटिंग डेफिनेटली यूट्यूब पे अटेंड कर सकते हैं। यूट्यूब की लिंक यहाँ पे है। जितनी भी चीजें आपको चाहिए सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएगी। अकाउंट्स की बुक आप खरीदना चाहते हैं, उसकी लिंक यहाँ पे है। व्लॉग्स देखना चाहते हैं, व्लॉग की लिंक यहाँ पे। मतलब ये जो ट्रैकर है, बिलीव मी, बहुत अमेजिंग चीज है। ऐसी चीज आपको कहीं पे नहीं मिलेगी, किसी तरीके से नहीं मिलेगी। और आप लोगों के लिए एक बार हम बैच की आखिरी दिन में वापस वही चीज करेंगे जो हम बैच के शुरुआत में करते थे। मतलब मैं अपना इंट्रोडक्शन वापस दूंगा एज इफ इट्स द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द बैच। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, स्वागत है सभी का अनअकैडमी की सबसे बेहतरीन बैच, अनअकैडमी की सीए इंटरमीडिएट की प्लस बैच, एकाग्रता बैच फॉर सीए इंटरमीडिएट में 2023 में। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अंशुल अग्रवाल, करता हूं आप सभी का स्वागत। दोस्तों, मैं एक फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी हूं बाय प्रोफेशन एंड अ टीचर बाय पैशन। आई हैव क्वालिफाइड माय सीएनसीएस इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट इन द ईयर 2011 एंड मैं यहाँ पे आप लोगों का स्वागत करता हूं अनअकैडमी की बाहुबली टीम के बिहाफ पे एज अ डायरेक्टर एंड एजुकेटर लीडर ऑफ अनअकैडमी सी। बड़े प्यार से और गर्व से मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूं, आई एम रैंकिंग एज नंबर 1 एजुकेटर ऑन अनअकैडमी's प्लेटफॉर्म फॉर सीए फाउंडेशन एज वेल एज सीए इंटरमीडिएट। और इतना ही नहीं, आई एम द फर्स्ट एंड द ओनली सीए एजुकेटर हु हैव बीन वॉच्ड फॉर मोर देन 107 million watch minutes and more than 56,000 students follow me on this Unacademy's app. दोस्तों, मैं इस बैच में पढ़ाऊंगा अकाउंटिंग हर रोज सुबह 8 से 10 बजे। और जो बच्चे मुझसे कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना चाहते हैं, आप लोगों के लिए मैं एक नया कोर्स लेकर आ रहा हूं, एक अलग बैच में, जिसका नाम है मंजिल बैच, जो आज से ही शुरू हो रही है, लेकिन वो होगी हर रोज शाम को 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। है ना अमेजिंग? 6 बजे से 8 बजे तक।
तो अगर आप मुझसे अकाउंट्स और कॉस्टिंग पढ़ना चाहते हैं, ये कोर्स में एनरोल कर लीजिएगा। आई बिलीव इन दीज 3 सक्सेस मंत्रास ऑफ पेशेंस, ट्रस्ट एंड सेल्फ रिलायंस। और मैं कहता था, कहता हूं, कहता रहूंगा, तुमने छोड़ा तो छोड़ा, मैं नहीं छोड़ूंगा। तुमने तोड़ा तो तोड़ा, मैं नहीं तोड़ूंगा। हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। ये बैच के नोट्स आपको एक सिंगल गूगल ड्राइव लिंक के थ्रू दिए जाएंगे और ये सिंगल गूगल ड्राइव लिंक मैं यहाँ पे क्लास में आकर पिन कर दूंगा। इस एक लिंक पे आपको सारे टीचर्स के फोल्डर्स दिख जाएंगे और आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं उस टीचर के फोल्डर को एक्सेस करके उनका कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे तो अनअकैडमी पे बहुत सारे टीचर्स है, वैसे तो इंडिया में बहुत सारे टीचर्स है, लेकिन मैं उन्हीं टीचर्स को एंडोर्स करता हूँ जो मेरे क्वालिटी पे खरे उतरते हैं। बिलीव मी, अगर मैं ये टीम आपके सामने यहाँ लेकर आऊं तो ये अनअकैडमी की सबसे बेस्ट टीम है। मुझे पता है बैच का पहला दिन और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं टेलीग्राम 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 पीडीएफ 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 टेलीग्राम पीडीएफ प्लीज प्लीज प्लीज, ये टेलीग्राम और ये पीडीएफ से कोई पास नहीं होता है। मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूँ, आप मुझसे स्टिच रहिए, आप मेरी एक एक शब्द को देखिए। ये बैच के एंड तक, बिलीव मी, जब ये बैच खत्म होगा ना 10 दिसंबर 2022 को, आज से बहुत दूर लग रहा है, 3.5 महीने का बैच है, जिस दिन ये बैच खत्म होगा उस दिन आप लोगों के दिल और दिमाग में मैं ये सब्जेक्ट को उतार दूंगा। ये पहला फोल्डर है मेरा। अगर आप ये फोल्डर देखेंगे इसके अंदर आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। सबसे पहले फोल्डर में मेरी बुक मिलेगी। मेरी बुक आप सॉफ्ट कॉपी में भी यूज कर सकते हैं या फिर आप हार्ड कॉपी ऑर्डर कर सकते हैं। Amazon, फ्लिपकार्ट पे जाके सिंपली मेरा नाम टाइप कीजिए, अंशुल अग्रवाल, यू विल फाइंड मी एज नंबर 1 बेस्ट सेलर ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट। आपको दूसरे फोल्डर में मेरे टेस्ट पेपर्स मिलेंगे। आईसीआई की एमटीपीस, बहुत डिटेल कंपाइलेशन है आप लोगों के लिए। आईसीआई के पीवाईक्यूज मिलेंगे जहां पे आपको सिर्फ करंट सिलेबस के नहीं बल्कि पुराने सिलेबस के भी पीवाईक्यू मिलेंगे। आरटीपी स्टडी मटेरियल मिक्स फोल्डर। सबसे इंपॉर्टेंट है ये ट्रैकर। ये ट्रैकर जो हम हर रोज जब लेक्चर करेंगे तो ये ट्रैकर को फुल करते रहेंगे और एक एक करके ये ट्रैकर को हम भरते रहेंगे। रियली आई कैन नॉट वेट फॉर दैट डे जिस दिन हम देखेंगे, जब हम ये बैच खत्म करेंगे उस दिन हमारा ये ट्रैकर कैसे दिखेगा, किस तरीके से दिखेगा। सो दोस्तों, ये सारे चैप्टर्स हैं, ये सारे सिलेबस है, इस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। माय गुडनेस, ऐसा लग रहा था कुछ देर के लिए हम लोग 25 अगस्त 2022 में वापस चले गए हो। ऐसा लग रहा था कि वापस वही दिन आ गए, वापस वही हमारे गुड ओल्डन डेज, पुराने दिन वापस आ गए हैं और वापस हम पीछे चले गए हैं, ड्रॉन डाउन द मेमोरी लेन्स। मैंने एक पोएम लिखी है और ये पोएम मैंने अभी नहीं लिखी है। ये पोएम मैंने लिखी है उस दिन जिस दिन मेरा आर्टिकलशिप का लास्ट डे था। ये पोएम मैंने लिखी है 31 अगस्त 2010 को, जब मेरी आर्टिकलशिप खत्म हुई थी। और मैं आज भी वैसा ही फील कर रहा हूँ जैसा मैं उस दिन फील कर रहा था। बिलीव मी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। जस्ट ट्राइंग टू होल्ड ऑन माई इमोशंस, कंट्रोल माई इमोशंस इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। मुझे पता था कि 31 अगस्त 2010 के बाद मैं अब स्टूडेंट नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरी पढ़ाई खत्म हो चुकी है, क्योंकि मेरी आर्टिकलशिप खत्म हो चुकी है। और अब पता नहीं, मतलब अब कौन मुझे डांटेगा, अब मैं कैसे पढ़ूंगा, मैं क्या पढ़ूंगा, मुझे नहीं पता। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे डिफिकल्ट दिन था और बिलीव मी, आज का दिन उससे बिल्कुल कम डिफिकल्ट नहीं है। दोनों दिनों में डिफरेंस ये है कि उस दिन मैं खुलकर रो सकता था, बट आज मैं नहीं रो सकता हूँ, क्योंकि मेरे सामने मेरे बच्चे बैठे हैं एंड आई कैन नॉट गो वीक इन फ्रंट ऑफ माय स्टूडेंट्स। मैंने अपने जिंदगी को, अपनी सीए की लाइफ को कंपाइल करके एक पोएम लिखी थी और उस पोएम का एक एडिटेड वर्जन मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, इस बैच के लिए बनाया है। तो आपकी इजाजत के साथ मैं वो पोएम आप लोगों के लिए बोलना चाहूंगा। सुबह जल्दी उठकर क्लास लेना, सुबह जल्दी उठकर क्लास जाना, फिर क्लास में जाकर शोर मचाना। सुबह जल्दी उठकर क्लास जाना। आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर सकते हैं बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट एपिक पार्ट। 3, 2, 1 स्टार्ट। सुबह जल्दी उठकर क्लास जाना, फिर क्लास में जाकर शोर मचाना। कभी होमवर्क करना, कभी होमवर्क ना करना। होमवर्क ना करने का बहाना, होमवर्क ना करने का फिर कोई नया बहाना बनाना चाहता हूं। अपनी शरारतों के लिए फिर से एक बार पनिश हो जाना चाहता हूं। आज मैं एक स्टूडेंट, फिर एक स्टूडेंट ही रहना चाहता हूं, फिर एक स्टूडेंट ही रहना चाहता हूं। ये पोएम सिर्फ मेरी नहीं है, ये पोएम आप लोगों के लिए भी है। वो रोज रोज ऑफिस जाना, आर्टिकलशिप के समय वो रोज रोज ऑफिस जाना और जल्दी जाने का कोई ढूंढना बहाना। वो फर्जी सिर दुखना, बुखार आना और कई दिनों तक ऑफिस की छुट्टी मारना।
इन नटखट हरकतों के लिए, इन नटखट शरारतों के लिए मैं एक बार आज आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। आज मैं एक स्टूडेंट, फिर एक स्टूडेंट ही रहना चाहता हूँ। वो टैक्स ऑडिट के पीरियड में दिन रात एक करना, रात के 3 बजे सर के साथ चाय पीने जाना, क्योंकि टैक्स ऑडिट के समय हम लोग दिन रात जगते हैं, तो रात को एक टाइम चाहिए होता है जब सर के साथ, बॉस के साथ जाते हैं, चाय पीने जाते हैं। वो गाने बजाना, ऑफिस में गाने बजाना और फुल फोर्स में काम करना, फिर काम करते करते थक कर वहीं पे बैठे बैठे सो जाना। एक बार फिर से मैं आपके साथ चाय पीने जाना चाहता हूँ। एक बार फिर से मैं थक कर ऑफिस की टेबल पे सो जाना चाहता हूँ। आज मैं एक स्टूडेंट, फिर एक स्टूडेंट ही रहना चाहता हूँ। वो दिन में वो एग्जामिनेशन का नजदीक आना, बॉस से प्रिपरेशन लीव के लिए नेगोशिएट करना, वो लास्ट मोमेंट पे दोस्तों की किताबें जेरोक्स करना और अपनी डिफिकल्टी सॉल्व करने के लिए इधर उधर भागना, वो टीचर्स के आगे पीछे घूमना और दिन रात पढ़ाई करना। अपनी किताबों पे मैं से आज धूल हटाना चाहता हूं। एक बार फिर दोस्तों के बीच में बैठकर मैं दिन रात पढ़ाई करना चाहता हूं। आज मैं एक स्टूडेंट, फिर एक स्टूडेंट रहना चाहता हूं। वो दिन में 4 घंटे आप लोगों के साथ रहना, वो आपको मोटिवेट करना, वो हमारा छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे की रोस्टिंग करना। कुछ ही दिनों में इस जगह पर आ जाएंगे कुछ नए लोग, क्योंकि नई बैच आएगी, नए लोग आएंगे। कुछ ही दिनों में आ जाएंगे इस जगह पे नए लोग। उन चेहरों में फिर मैं आप लोगों का नाम तलाशना चाहता हूं, क्योंकि अब जब नई बैच आएगी, अब जब नए लोग आएंगे, तो वहां पे कोई मृदुल नहीं होगा, वहां पे कोई नमन नहीं होगा। वहां मैं किसी पे ट्रस्ट करके आरुल को कॉल करके ये नहीं कह सकता हूं कि यार आंसर पढ़ दे। वहां पे मैं पारुल की बात नहीं कर सकता हूं। वहां पे मैं फिर सम्यक और कृपा का एग्जाम्पल नहीं दे सकता हूं। वहां पे मैं फिर मुंबई मीटअप से आने के बाद आंचल की खींच नहीं सकता हूं। वहां पे मैं फिर दिल्ली से आने के बाद भव्य के पीछे बैठे स्कूटी के मोमेंट्स को रिकॉल नहीं कर सकता हूँ। वहां पे मैं फिर किसी जिज्ञासा को जिगी नहीं बोल सकता हूँ। वहां पे मैं फिर किसी कुणाल को डेथ घोषित नहीं कर सकता हूँ। वहां पे मैं किसी की एनएसपी नहीं कर सकता हूँ। वहां पे मैं फिर किसी के फोटोज पे ऑटोग्राफ नहीं दे सकता हूँ। वहां पे मैं फिर आने वाले मीटअप्स की प्लानिंग नहीं कर सकता हूँ। पर बिलीव मी, मैं ये सब करना चाहता हूँ। मैं आपका दोस्त, हमेशा आपका दोस्त ही रहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड विश यू ऑल द बेस्ट। एंड आप जो भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, अपना बेस्ट करते रहिएगा। बिलीव मी, इस पूरी दुनिया में आपके कोई भी डिसीजन में अगर 2 लोग कोई आपके साथ है, तो एक है आपके पेरेंट्स और दूसरा हूं मैं। हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा, ये मैंने कहा था और ये मैं करके दिखाऊंगा। आप लोगों ने बेस्ट बैच अटेंड की है, बिलीव मी और नॉट। अब आपको कोई बैच की जरूरत नहीं है, ना ही कोई रिवीजन बैच की, ना ही कोई यूट्यूब मैराथन्स की, कुछ नहीं। अगर मेरा बच्चा अब यहाँ से सिर्फ मेहनत करता है, सेल्फ स्टडी पे फोकस करता है, पढ़ाई पे करता है, मैं बिलीव कर रहा हूँ, मेरे पे ट्रस्ट रखो, मई 2023 को आप फोड़ के आओगे। एंड एक प्रॉमिस जो मैंने आपसे पहले दिन किया था, आई एम अगेन बैक टू माई प्रॉमिस। इफ यू गेट AIR 1 to 10 इन दिस बैच, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपके घर पे जरूर आऊंगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। और जाने से पहले कहूंगा सिर्फ इतना, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद, और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। गुड डे, शब्बा खैर।